बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर साद है। हम अपने हार्ट एम्ब्रियोलॉजी के टॉपिक्स को कवर कर रहे थे, ठीक है। आज हम लेक्चर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे और आज इस लेक्चर में हम हार्ट डेवलपमेंट का टॉपिक कवर करना है, ठीक है। तो फर्स्ट एड से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ हार्ट डेवलपमेंट में कौन कौन से टॉपिक आ जाएंगे। तो आप जब फर्स्ट एड खोलेंगे आपको हार्ट मार्फोजेनेसिस की हेडिंग नज़र आएगी, जिसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कार्डियक लूपिंग है, ठीक है। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको कार्डियक लूपिंग के बारे में बताया था। जो हमारी कार्डियक लूपिंग है वो कैसे हमारी जो हार्ट ट्यूब है वो कार्डियक लूपिंग परफॉर्म करती है, और कार्डियक लूपिंग के प्रोसेस के थ्रू वो एक एडल्ट हार्ट और हर चैम्बर की एक स्पेसिफिक डायमेंशन में एक स्पेसिफिक पोजीशन आ जाती है, ठीक है। और एक नॉर्मल हार्ट में वो लेफ़्ट कार्डियक लूपिंग की वजह से ही हमारा जो हार्ट है वो लेफ़्ट साइड पे उसकी वेंट्रिकल जो लेफ़्ट वेंट्रिकल है वो लेफ़्ट साइड पे होता है। ऑल दिस टर्म्स तो उसमें क्लिनिकल आपको मैंने बताया था डेक्स्ट्रोकार्डिया, ठीक है। डेक्स्ट्रोकार्डिया में और डेक्स्ट्रोकार्डिया ऐसी कंडीशन है जिसमें जो आपका हार्ट है वो राइट साइड पे शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो मैंने आपको रीज़न्स बताई थी दो, जिसकी वजह से डेक्स्ट्रोकार्डिया की कंडीशन होती है। एक रीज़न मैंने आपको ये बताई थी कि भाई डायनिन्स एक प्रोटीन होती है जो सीलियम में प्रेजेंट होती है, और डायनिन्स की डेफिशिएंसी और डायनिन्स प्रोटीन में डिफेक्ट की वजह से जो हमारा हार्ट है वो राइट साइड पे शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। एक तो ये कंडीशन है। दूसरा, जब आप फर्स्ट एड खोलोगे तो कार्डियक लूपिंग वाले टॉपिक में आपको गौर कीजिएगा, कार्टिगनर सिंड्रोम की एक सिंड्रोम एक वर्ड नज़र आएगा कार्डियक लूपिंग में। तो भाई ये कार्टिगनर सिंड्रोम क्या है, ठीक है। फर्स्ट ईयर में जस्ट इन्होंने एक रीज़न लिखी हुई है कि कार्टिगनर सिंड्रोम की वजह से भी जो हमारी कार्डियक लूपिंग है उसमें डिफेक्ट आता है और हमारा जो हार्ट है वो राइट साइड पे शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो आपने कार्टिगनर सिंड्रोम क्या है? कार्टिगनर सिंड्रोम जो है ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होता है, ठीक है, और हेरिडिटी डिसऑर्डर है, जिसमें जो आपकी सिलिया है उसमें अबनॉर्मैलिटी होती है, ठीक है। वो सिलिया कौन से हैं? वो यूरोजेनिटल ट्रैक में हो सकते हैं, और यूरोजेनिटल ट्रैक में मोस्टली वही सिलिया होते हैं जिसमें अबनॉर्मैलिटी पाई जाती है, ठीक है। तो कार्टिगनर सिंड्रोम है अबनॉर्मैलिटी इन सिलिया। तो भाई जो प्रोटीन है डेनिस वो नॉर्मल है, ठीक है, लेकिन सिलिया में प्रॉब्लम है, तो फिर तब भी हमारी कार्डियक लूपिंग नहीं सही होगी, ठीक है। तो कार्टिगनर सिंड्रोम एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है जिसमें जो हमारे सिलिया वो अबनॉर्मल होते हैं। तो ये था हमारा कार्टिगनर सिंड्रोम कि भाई कार्टिगनर सिंड्रोम है क्या, जिसमें कार्डियक लूपिंग वाला सीन अपीयर होता है। तो एक ये चीज़ होगी। दूसरा, आप मोस्टली एक्सरे करते हो, ठीक है। एक्सरे में अगर आप एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू ले लेते हो तो आपको हार्ट जो मोस्टली राइट साइड या एंटीरियर पोस्टीरियर या पोस्टीरियर एंटीरियर व्यू जो आप देखोगे तो आपको दोनों व्यू में हार्ट की पोजीशन डिफरेंट साइड पे शो होगी, ठीक है। तो ये ना हो आप लोग एक्सरे देखें, ठीक है, एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू का, और आप लोग कहें भाई इस पेशेंट को डेक्स्ट्रोकार्डिया हो गया, तो भी डायरेक्ट इस तरह डेक्स्ट्रोकार्डिया आपने डायग्नोस नहीं करना। एक ये मैनेजमेंट के लिहाज से इस चीज़ को देखना है, आपने ऑस्कल्टेट करना है, आपने एपेक्स बीट देखनी है, कौन सी स्पेस पे सुनाई दे रही है, लेफ़्ट साइड पे सुनाई दे रही है, राइट साइड पे सुनाई दे रही है। देन उस बेस पे पालपेट ऑस्कल्टेट करके आपने बताना है कि भाई इस पेशेंट को डेक्स्ट्रोकार्डिया है या नहीं। ये कुछ पॉइंट्स हमारे कार्डियक लूपिंग के, और मैंने पिछले अपने नोट्स में आपको कार्डियक लूपिंग का 3 स्टेप्स भी बताए थे कि आपने कार्डियक लूपिंग में हार्ट ट्यूब के कौन कौन से पार्ट्स को किस किस डायरेक्शन में मूव होते हुए देखना है, ठीक है। तो ये कार्डियक लूपिंग का यहाँ पे सीन खत्म हो गया हमारा। ये कुछ आपको मैंने फर्स्ट एड से इसके बारे में बताना था। अब हम अपने आज वाले टॉपिक की तरफ चलते हैं, हार्ट डेवलपमेंट, ठीक है। अब हार्ट डेवलपमेंट में आपने देखना है कि भाई लास्ट टाइम मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी। अगर मैं आपको फर्स्ट एड में दिखाऊं तो भाई ये वो चीज़ें थी हार्ट एम्ब्रियोलॉजी में, भाई ट्रंकस आर्टेरियोसस। तो ये हार्ट ट्यूब के कुछ पार्ट है जिनसे कुछ चीज़ें ड्राइव होती हैं हमारे पास हार्ट की, ठीक है। वो कौन सी है? ट्रंकस आर्टेरियोस में आपको असेंडिंग एयोर्टा आ जाता है, बल्बस कॉर्डिस में आपको इसके जो स्मूथ पार्ट है वेंट्रिकल्स की वो आ जाते हैं, ठीक है। स्मूथ पार्ट या आपको फर्स्ट एड पे स्मूथ पार्ट और ट्रैबेक्यूलेटेड पार्ट वाला दो चीज़ें नज़र आएंगी, तो आपने कंफ्यूज नहीं वहाँ पे हो जाना। स्मूथ पार्ट का मतलब है आउटफ्लो ट्रैक, ठीक है, और ट्रैबेक्यूलेटेड पार्ट का मतलब है जो हमारे वहाँ पे कोडी टेंडिनी है, पेपिलरी मसल्स हैं वेंट्रिकल के अंदर, वेंट्रिकल के अंदर से जो सारा हिस्सा है वो उसको ट्रैबिक्यूलेटेड पार्ट कहा गया है, ठीक है। और जो स्मूथ मसल है उसका मतलब आउटफ्लो ट्रैक। तो आपने ये चार्ट्स लाजिम याद रखना है, ये आपको लास्ट में मैंने नोट्स में पढ़ाया था। भी जो एंडोकार्डियल क्वेश्चन है वहाँ से हमारे वो ड्राइव होंगे, मेम्ब्रेनस इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम ड्राइव होगा, और हमारे वाल्व बनेंगे एंडोकार्डियल क्वेश्चन से, और हमारे सेप्टम बनेंगे वहाँ से, ठीक है, जो ड्राइव होंगे।
तो वो चीज़ें हम आपको अभी इस हार्ट डेवलपमेंट में देखेंगे, ठीक है। पहले हार्ट डेवलपमेंट के मैं आपको नोट्स की तरफ लेके जाऊँगा, ठीक है। थोड़ा सा टच आपको दूंगा अभी, वो हमारी जो हार्ट ट्यूब है, वो हार्ट ट्यूब पहले बनती कैसे एम्ब्रियोनिक लाइफ में, ठीक है। उस टच के बाद फिर हम उस हार्ट ट्यूब को पकड़ के पूरी हार्ट की डेवलपमेंट देखेंगे, ठीक है भाई। हम एट्रियल सेप्टेशन देखेंगे, फिर हम वेंट्रिकल सेप्टेशन देखेंगे, फिर हम ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल की फॉर्मेशन देखेंगे, फिर सेमिल्यूनर वाल की फॉर्मेशन देखेंगे। और आपने नॉर्मल अडल्ट हार्ट में जब देखते हो कि भाई अयोटा के पार्ट हैं और जो प्रिलिमिनरी ट्रंक है वो उसके बीच में से क्रॉस करके जा रहा है, वो क्रॉसिंग वो कैसे हो रही है, अगर उसमें डिफेक्ट हो जाए तो कौन कौन सी अबनॉर्मेलिटी है, क्लिनिकल्स, वो हम सब चीज़ें देखेंगे। तो कार्डियक लूपिंग आपको ये इस डायग्राम में भी, फर्स्ट एड में एक डायग्राम वहाँ पे शो हो रही होगी। तो इस डायग्राम को जब आप देखोगे ना, तो जो मैंने आपको नोट्स में पिछले लेक्चर में भी बताया था, जो बल्बस कोर्टिस है, जो ट्रंकस आर्टेरियोसिस है, वो मूव डाउनवर्ड एंड टू द लेफ्टवर्ड। तो उन चीज़ों को यहाँ से भी आप समझ सकते हैं, ये डायग्रामेटिकली चीज़ें जो मैंने आपको नोट्स में लिख के दी थी। तो ये आपको पता होना चाहिए कार्डियक लूपिंग, ठीक है। तो इस टॉपिक को भी आपने ये नहीं देखना कि भाई कार्डियक लूपिंग है, लूपिंग हो गई है, क्या है डेक्स्ट्रोकार्डिया। तो आपको इसका कंसेप्ट भी पता होना चाहिए कि जो हमारी हार्ट ट्यूब है उसका कौन कौन सा पार्ट किस किस वे में और किस किस डायमेंशन में मूव कर रहा है, ठीक है। अब फर्स्ट एड को मैंने रिव्यू आपको दिखा दिया कि यहाँ पे हमने कौन कौन से हार्ट डेवलपमेंट के टॉपिक देखने हैं। बैकवर्ड मूव करते हैं तो आपको मैं दिखाता हूँ। तो भाई ये था आज जो हमने करना है, उस पर हम फोकस करेंगे। सेप्टेशन ऑफ चैम्बर देखेंगे हम, ठीक है। सेप्टेशन चैम्बर में हम एट्रिया की सेप्टेशन देखेंगे। ये 5 स्टेप्स हैं, ठीक है। मैं आपको पहले नोट्स की तरफ लेके जाऊँगा, बाद में ये 5 स्टेप को डिटेल में जब मैं आपको नोट से पढ़ाऊँगा तो आपको ये स्टेप्स भी समझ आएंगे। फिर हम थोड़ा सा फर्स्ट एड रीड करेंगे ताकि आपको एट्रियल सेप्टेशन का कंसेप्ट क्लियर हो जाए और आपको फोरामेनोवेल का पता चले, आपको ASD क्या होते हैं, पेटेंट फोरामेनोवेल क्या होता है। ये था हमारा जो आज का सिलेबस है, वो थोड़ा सा उसका मैंने आपको रिव्यू दिया है। तो हम टाइम वेस्ट किए बगैर डायरेक्ट आपको फर्स्ट स्टेप जो है, वो जो हमारी हार्ट ट्यूब बनी है वो एम्ब्रियोनिक लाइफ में कैसे ड्राइव हुई है, एक एम्ब्रियो के अंदर वो कैसे बनी है, उसका थोड़ा सा टच देके फिर उस हार्ट ट्यूब को हम फर्दर आगे हार्ट के पूरे चैम्बर्स देखेंगे कैसे कैसे बन रहे हैं। चलें जी, हम नोट्स की तरफ आ गए हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये जी हमारी डेवलपमेंट ऑफ हार्ट। तो इन डायग्राम्स को देखकर कंफ्यूज नहीं होना, ना ही आपने डरना है, ठीक है। इतनी कोई मुश्किल नहीं है, ये सिंपल वे से हम समझेंगे इस चीज़ को, ठीक है। और वही चीज़ें देखेंगे जो हमें बेनिफिट हो, हमें अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करें, हमें कंसेप्ट समझने में हेल्प करें, ठीक है। तो ये हमारे टॉपिक डेवलपमेंट ऑफ हार्ट है, ठीक है भाई। तो आप ये था हमारा एम्ब्रियो, ये है भाई हमारा एम्ब्रियो, सिंपल, ठीक है। तो एम्ब्रियो के कुछ पार्ट हैं, आपको इतने ज़्यादा सारे हिस्सों को याद रखने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ वो चीज़ें देखूँगा और वो चीज़ें आपको बताऊँगा जिससे भी हमारा हार्ट की जो हार्ट ट्यूब है और पेरिकार्डियल कैविटी है वो किस लेयर से डेवलप हो रही है, ठीक है। इसको रेज़ करते हैं। तो सबसे पहले आ जाएँ इस एम्ब्रियो की तरफ, ठीक है। तो सिंपल अंडरस्टैंडिंग में हमने देखना है, ये हमारा एम्ब्रियो है, ठीक है। ये इसका ऊपर वाला हिस्सा जो है ये कोडल रीजन, हेड रीजन, ठीक है। कोडल वर्ड मुश्किल है तो हेड रीजन है, ठीक है। ये नीचे वाला रीजन हमारा टेल रीजन, जिसको हम कोडल रीजन कहते हैं, सॉरी। और इस ऊपर वाले को हम क्रेनियल रीजन कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हेड है और ये हमारा टेल है एम्ब्रियो की, ठीक हो गया। और एक सिंपल सा आपको नीचे ये जो बीच में चीज़ें नज़र आ रही हैं, तो आपने ये याद रखना है, ये हमारी प्रिमिटिव स्ट्रीक है। ये प्रिमिटिव स्ट्रीक है। जब हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे ना, तो फिर एम्ब्रियोनिक लाइफ में मैं आपको सारा बताऊंगा, गैस्ट्रुलेशन स्टेज और ब्लास्टोमियर, वो सारी स्टेज, मेस्ट्रुला, सारा कुछ बताऊंगा आपको। तो सिंपल ये प्रिमिटिव स्ट्रीक है हमारी, ठीक है। और ये हमारा कार्डियोजेनिक प्रोजिनेटर एरिया है, ठीक है। कार्डियोजेनिक एरिया मतलब जहाँ से हमारा हार्ट डेवलप इस रीजन में हो रहा है, ठीक है। तो अब इस एम्ब्रियो को ही हम देखेंगे 2 सेक्शन में डिवाइड करके, ठीक है। 2 सेक्शन में हम इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 2 व्यूज़ में, ठीक है। तो वो कौन कौन से व्यू हैं जी? पहला व्यू है हमारा क्रॉस सेक्शनल व्यू, ठीक है। और दूसरा व्यू है हमारा सैगिटल सेक्शन, ठीक है। तो क्रॉस सेक्शनल व्यू क्या है, ये आपको यहाँ पे नज़र आएगा। मैं इस एम्ब्रियो को ऐसे कट करता हूँ, ठीक है। ये हमारा क्रॉस सेक्शनल व्यू है, ठीक हो गया। और सैगिटल व्यू क्या है कि मैं एम्ब्रियो को इस वे से कट करके चेक करूँगा कि भाई इस एम्ब्रियो के अंदर हमारा हार्ट जो है वो कैसे डेवलप हो रहा है, उसकी कैसे डेवलपमेंट हो रही है, ठीक हो गया। तो इन 2 सेक्शन में हम हार्ट ट्यूब को चेक करेंगे कि वो किस तरह बन रही है और किस तरह हार्ट मूव करके अपनी हमारी चेस्ट कैविटी में आता है, एम्ब्रियो की चेस्ट में आता है, ठीक है। तो हम पहले क्रॉस सेक्शनल व्यू में देखते हैं। तो जी क्रॉस सेक्शन व्यू में क्या क्या चीज़ें हैं, इसको हम देखेंगे अभी। चलें जी, ठीक है। तो ये सबसे ऊपर वाली लेयर, सिंपल
जो हमारी सबसे ऊपर वाली लेयर ये हमारी है एक्टोडर्म, ठीक है। और जो बीच में और ये जो बीच में आपको लेयर शो हो रही है ये वाली और ये वाली, इसमें हाईलाइट कर देता हूँ ब्लू से, एक ये वाली और एक ये वाली, ठीक है। तो आपने इस पे ना कंफ्यूज नहीं होना भाई, ये इसको मैं सिंपल वर्ड यूज़ करूँगा अंडरस्टैंडिंग के लिए कि ये भी एक इंसान है, ठीक है। उसकी ये सर है उसका और ये उसकी टांगें हैं, ठीक है। ये जो है ये सर है उसका, ये उसकी बॉडी है और ये उसकी दो टांगें हैं। ये है हमारी मीज़ोडर्म। तो ये जो बीच वाला एरिया है ना ये सारा ये हमारा मीज़ोडर्म का एरिया है, ठीक है। ये बीच वाला सारा मीज़ोडर्म का एरिया है। तो क्या क्या चीज़ें इसमें हमारे पास, इसमें एक हमारे पास है इस आदमी का ये सर और ये बॉडी वाला एरिया है, ये जो मैं डॉटेड पे आपको शो कर रहा हूँ, और ये इसकी दो टांगें, ठीक है। ये हमारी मीज़ोडर्म है और मीज़ोडर्म के जो पार्ट्स हैं वो मैं आपको अभी बताता हूँ। और ये जो नीचे वाली लेयर है, ठीक है, हम नीचे वाली लेयर भी देख लेते हैं। ये जो नीचे वाली लेयर ये हमारी एंडोडर्म है, ऊपर वाली लेयर एक्टोडर्म है, बीच वाली मीज़ोडर्म है। सिंपल अंडरस्टैंडिंग, एक्टोडर्म, मीज़ोडर्म और एंडोडर्म। अब हम उस जगह जाएंगे जहाँ पे हमारा हार्ट डेवलप कहाँ से हो रहा है, ठीक है। तो हमारे मीज़ोडर्म में मैंने आपको जो बताया ये भाई एक बंदा है जिसका एक सर है, एक बॉडी और दो टांगें हैं, ठीक हो गया। तो इस बंदे का जो सर है इसका नाम क्या है, ठीक है। इस बंदे का जो सर है इसको हम कह देंगे पैराक्सियल मीज़ोडर्म, ठीक है। तो इस रीजन का नाम होगा हमारे पास पैराक्सियल मीज़ोडर्म, ठीक है। ये आपको यहाँ पे शो हो रहा है, इस पैराक्सियल मीज़ोडर्म। और जो ये हमारे पास जो इसकी बॉडी है, बॉडी को हम कह देंगे इंटरमीडियल मीज़ोडर्म, इंटरमीडियल मीज़ोडर्म। और इसकी दो टांगें हैं, ठीक है। एक टांग को हम सोमैटिक कह देंगे, सोमैटिक मीज़ोडर्म, और एक हम कह देंगे सप्लांक्निक मीज़ोडर्म, ठीक है। सोमैटिक मीज़ोडर्म और स्प्लांक्निक मीज़ोडर्म, उन दोनों को इकट्ठा, अगर दोनों टांगों को इकट्ठा नाम दिया जाए तो हम कह देंगे लेटरल मीज़ोडर्म। सो कैसे इस मीज़ोडर्म को डिवीजन है, हमारे पास जो पहला आदमी का इसका जो सर है इसको हम कह देंगे पैराक्सियल मीज़ोडर्म, ठीक हो गया। और ये जो हमारे पास इसकी जो बॉडी है, इस बॉडी को हम कह देंगे हमारे पास इंटरमीडियल मीज़ोडर्म। जो टांगें हैं, एक टांग को सोमैटिक और दूसरी टांग को सप्लांक्निक मीज़ोडर्म, ठीक हो गया। ये सिंपल अंडरस्टैंडिंग है। जो हमारा जो लेयर्स है हमारी इस एम्ब्रियो के अंदर, ठीक है, एम्ब्रियोनिक में जो लेयर्स हमारी वो तीन है, एक्टोडर्म, मीज़ोडर्म और एंडोडर्म। अब एंडोडर्म, अब हमारे पास मॉडिफिकेशन कहाँ से होनी है, मीज़ोडर्म की कौन सी लेयर में मॉडिफिकेशन होनी है जहाँ से हमारी हार्ट ट्यूब बननी है, ठीक है, उस चीज़ पे आते हैं। तो सिंपल आपको लेयर समझ आ गई, ठीक है, हार्ट ट्यूब की ये लेयर समझ आ गई एम्ब्रियोनिक लाइफ में कौन कौन सी हमारे पास, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने इस चीज़ की तरफ। तो ये जो हमारी जो एंडोडर्म है, ठीक है, ये जो हमारी जो एंडोडर्म है ना, एंडोडर्म से वेजेफ, कौन सा, वी वी, रुकिए मैं आपको हाईलाइट अच्छे से लिख देता हूँ, ये वी ई जी एफ, वेजेफ, वेस्कुलर एंडोथीलियल ग्रोथ फैक्टर, ठीक है। तो ये क्या होता है, ठीक है, ये जो हमारी एंडोडर्म है ना, आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, हमारी एंडोडर्म से वेजेफ रिलीज होगा सप्लांक्निक मीज़ोडर्म की तरफ, ठीक है। तो जो हमारी सप्लांक्निक मीज़ोडर्म की तरफ वेजेफ जो रिलीज होगा ना, ये वेजेफ क्या करेगा, उस सप्लांक्निक मीज़ोडर्म में की प्रोलिफरेशन करवाएगा और उसकी मॉडिफिकेशन करवाएगा। सिंपल अंडरस्टैंडिंग, एंडोडर्म से वेजेफ रिलीज होगा किसकी तरफ, सप्लांक्निक मीज़ोडर्म की तरफ, और उसकी प्रोलिफरेशन और डिफ्रेंशिएशन करवाएगा, ठीक है। अब इस डायग्राम को आपने जहन में रखना है। अब मैं नेक्स्ट पेज पे जाऊँगा और आपको शो करूँगा। तो ये जो हमारी एक टांग है जिसको हम कहते हैं सप्लांक्निक मीज़ोडर्म, ये कैसे मॉडिफाइड होके चेंज हो गई है, ठीक है। इसको रिमूव करते हैं। तो ये देखें जी, इस पॉइंट पे आ जाएं, ठीक है। अब ये यहाँ पे देखें, आपने फोकस करना है। अब ये ऊपर वाली लेयर, ठीक हो गया। ये थी हमारी एक्टोडर्म, ठीक है। ये बीच में हमारी वही एक हेड, बॉडी और दो टांगे। एक टांग देखें वो मॉडिफाइड होगी, कैसे मॉडिफाइड होगी, ये देखें इस तरह मॉडिफाइड होगी। दूसरी टांग भी यहाँ से इस तरह मॉडिफाइड होगी। तो डिफरेंशिएशन किस चीज़ में, ये सप्लांक्निक मीज़ोडर्म से, मतलब हमारा जो हार्ट है उसकी डेवलपमेंट कहाँ से होती है, सप्लांक्निक मीज़ोडर्म से होती है, ठीक है। तो वेजेफ की मदद से जो ये है हमारी एंडोडर्म, ये हमारी एक्टोडर्म, और ये जो हमारा ये सप्लांक्निक मीज़ोडर्म, ये सप्लांक्निक मीज़ोडर्म है, उसमें मॉडिफिकेशन हुई है। तो हमारे पास पहले बनने वाली दो हार्ट ट्यूब होंगी, दो हार्ट ट्यूब होंगी और हमारे पास दो पेरिकार्डियल कैविटीज़ होंगी, ठीक है। तो हार्ट ट्यूब कौन सी हमारे पास, ये वाली, एक ये होगी, एक ये होगी, ठीक हो गया। और जो हमारे पास क्या कहते हैं पेरिकार्डियल कैविटी है, वो एक हमारे पास ये होगी और एक हमारे पास ये होगी। तो दो पेरिकार्डियल कैविटी और दो हार्ट ट्यूब, ठीक है। तो उसके बाद क्या सीन होगा, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें ये चीज़ होगी। अब आपने गौर करनी है,
ये जो हमारे पास यहाँ से इस वे से और यहाँ से इस वे से ये हमारी जो लेयर्स हैं ये आपस में मूव करेंगी। जब ये मूव करेंगी तो ये एक इस तरह की सर्कुलर शेप बना देंगी, ठीक हो गया। जब सर्कुलर शेप बनाएंगी तो ये सारे स्ट्रक्चर आपस में मर्ज हो जाएंगे और ये एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, मतलब जो हमारे पास 2 हार्ट ट्यूब हैं वो एक हार्ट ट्यूब हो जाएगी। तो आपने कहाँ, यहाँ पे हमारी हार्ट ट्यूब ये रही हमारी हार्ट ट्यूब, ठीक है। इसको ब्लू से हम हाईलाइट करते हैं, ये हमारी हार्ट ट्यूब है, ठीक हो गया। और उसके बाद ये हमारी जो पेरिकार्डियल कैविटी है वो भी एक हो गई है, ये देखिए। तो एक हमारी पेरिकार्डियल कैविटी होगी और एक हमारी हार्ट ट्यूब होगी, ठीक हो गया। और इन हार्ट ट्यूब को और पेरिकार्डियल कैविटी को आपस में जिस चीज़ ने जोड़ रखा है उस स्ट्रक्चर को हम यहाँ पे डोर्सल मेसोकार्डियम कहेंगे। दिस इज़ आवर डोर्सल मेसोकार्डियम, ये वाली, ठीक है। ये हमारी डोर्सल मेसोकार्डियम, ठीक हो गया। तो ये बस आपने इस चीज़ पे फोकस करना है, ठीक है। बाकी हमारी लेयर्स वैसी रहेंगी, एंडोडर्म वैसी रहेगी, एक्टोडर्म वैसी रहेगी, ठीक है। मेसोडर्म के जो बाकी पार्ट है वो वैसे ही रहेंगे, ठीक हो गया। तो भाई आगे हम नेक्स्ट मूव करते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सिर्फ इस पोर्शन को जिसमें हमारी एक हार्ट ट्यूब और एक पेरिकार्डियल कैविटी है, इसको यहाँ से बाहर निकाल लेंगे और इसमें देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, इसके बाद यहाँ की हार्ट की लेयर्स बननी स्टार्ट होंगी जिसको एंडोकार्डियम कह देंगे। और जो नीचे है वो हमारी मायोकार्डियम है, ठीक है। आपको जब नोट्स देखोगे आपको हाईलाइट किया हुआ नजर आएगा। ये हमारी एंडोकार्डियम आ गई, ये अंदर वाली, ये बाहर वाली हमारी मायोकार्डियम आ गई। और मायोसाइड से एक सब्सटेंस रिलीज होगी जिसको हम कार्डियक जेली कहते हैं, वो इन दोनों लेयर्स के दरमियान सिक्रीट होगी और दोनों लेयर्स को बाइंड करके रखेगी, ठीक हो गया। तो ये था हमारा क्रॉस सेक्शनल व्यू। अब थोड़ा सेगिटल सेक्शन व्यू की तरफ आते हैं कि भाई वो मैं सेगिटल सेक्शन आपको क्यों बता रहा हूँ, उसकी वजह क्या है, ठीक है। इसको यहाँ से क्लियर करते हैं। तो हम वापस बैक आते हैं। ये देखें, ये हमारा सेगिटल सेक्शन है, इस पे भी ज़्यादा कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, सिंपल सा पॉइंट है इसका। और ये हम समझ क्यों रहे हैं वो भी आपको बताता हूँ। ये थी हमारी ऊपर वाली एक्टोडर्म, नीचे वाली एंडोडर्म, ठीक हो गया। और ये है हमारी मेसोडर्म, ठीक है। और वही ये इसका सर यहाँ पे और साथ ही इसकी बॉडी और ये इसकी 2 टांगें हैं, ठीक है। और वेज एफ कहाँ से रिलीज़ होगा, एंडोडर्म से, ठीक है। जब वेज एफ एंडोडर्म से रिलीज़ होगा इसकी मॉडिफिकेशन हो जाएगी। और ये जो मेसोडर्म है ये इन लेयर के साथ अटैच होती है बुक्कोफ्रेंजियल मेम्ब्रेन से। बुक्कोफ्रेंजियल मेम्ब्रेन क्या होती है, जो हमारी ओरल कैविटी बनती है वो इस मेम्ब्रेन से बनती है, इससे डेवलप होती है। ये हमारी बुक्कोफ्रेंजियल मेम्ब्रेन से अटैच होती है। अभी हम इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, तो सिंपल आपने चीज़ें ये 2-3 याद रखनी है इसमें, ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमारी मेसोडर्म है, कहाँ पे, ये हमारी मेसोडर्म है, ठीक है। इसके सारे पार्ट, ठीक है। और ये ऊपर वाली हमारी एक्टोडर्म, ये हमारी एंडोडर्म, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज में चलते हैं और देखते हैं इसमें कौन कौन सी मॉडिफिकेशन आई हैं, ठीक है। तो ये देखें, सिंपल जो मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि जब वो आपस में ये जो इस तरह जो हमारी पूरी एक लेयर्स है आपस में वो बाइंड करेंगी और एक 2 हार्ट ट्यूब से एक हार्ट ट्यूब बन जाएगी। तो यहाँ भी वही स्टेप हम देख रहे हैं सेगिटल सेक्शन में एम्ब्रियो के अंदर वो कैसे हो रहा है, ठीक है। तो वही यहाँ पे ये क्रीनल पोर्शन है एम्ब्रियो का, ये भी कोडल पोर्शन है। अब क्रीनल कोडल में कंफ्यूज नहीं होना, क्रीनल हेड पोर्शन है, कोडल को टेल पोर्शन कहते हैं, ठीक हो गया। और ये है हमारी मेसोडर्म, ये हमारी यहाँ पे मेसोडर्म रही। तो फिर ये जो हमारी मेसोडर्म है इसमें आपको शो हो रहा होगा एक हार्ट ट्यूब आ गई है और एक पेरिकार्डियल कैविटी आ गई, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, जब इन लेयर्स ने आपस में इस तरह मूविंग और रोटेशन करनी है, आपस में बाइंड होना है ना, जो मैंने आपको कहा था कि 2 हार्ट ट्यूब है वो एक में बदल जाएंगी। तो देखें आपकी जो मेसोडर्म है वो इस पोजीशन से उस साइड को मूव कर रही है। मैं यहाँ से रेड में शो करता हूँ आपको, हमारी जो हार्ट ट्यूब है वो इस तरह मूव कर रही है, ठीक है। जो हमारा हार्ट के सारा स्ट्रक्चर है मेसोडर्म वो इस तरह मूव कर रही है। तो इस पॉइंट को इसलिए मैंने सेगुलर सेक्शन में दिखा रहा हूँ कि जो हमारा हार्ट की जो डेवलपमेंट है वो नेक रीजन में होती है, ठीक है। जब वो डेवलप हो जाता है वो मूव करके चेस्ट रीजन में आ जाता है, ठीक है। तो इस सेगुलर सेक्शन को पढ़ने का ये मकसद है, जो हार्ट की डेवलपमेंट नेक रीजन में होती है वो वहाँ से डेवलप होकर नीचे चेस्ट कैविटी में आ जाता है, ठीक है। और हमारी जो हार्ट ट्यूब इस सेक्शन में हम देखें, जो हमारी हार्ट ट्यूब है ना वो पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर धंसी हुई है, फिर ऐसे ऐसे वो पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर आ जाएगी, ठीक है। वहाँ पे फिर उसके फर्दर चैम्बर्स की डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और ये बाकी हमारी मेसोडर्म के पार्ट्स वही के वही हैं, ठीक है। एक टांग है, ठीक है, बाकी वो जो एक टांग थी प्लैंक्टिंग मेसोडर्म उससे ये सारी डेवलपमेंट हो रही है। तो ये था हमारा उस हार्ट ट्यूब। अब नीचे हम डायरेक्ट हार्ट ट्यूब की तरफ आते हैं। भी जो हमारी हार्ट ट्यूब जो बन गई है तो वो दिखने में कैसी है, ये है भी हमारी हार्ट ट्यूब, ठीक है। तो हार्ट ट्यूब के पोर्शन आपने पार्ट्स देख लेने हैं, ठीक है। कौन कौन से पार्ट हैं हार्ट ट्यूब के, ये हमारा एओर्टिक सैक, टंकस आर्टेरियोसस, बल्बस कॉर्डस, प्रिमिटिव वेंट्रिकल, प्रिमिटिव एट्रिया, साइनस विनोसस। और नीचे इसको मैं कहता हूँ इसकी 2 टांगे हैं नीचे, भाई 2 टांगे। एक टांग का नाम है राइट हॉर्न्स और दूसरी टांग का नाम है लेफ्ट हॉर्न्स, ठीक है। राइट हॉर्न्स
और लेफ्ट हॉर्न्स। आगे मैं फर्दर आपको बताऊंगा इस राइट हॉर्न्स और लेफ्ट हॉर्न में तीन वेन्स हैं और तीनों के एक ही नेम है, कार्डिनल वेन्स है, विटलाइन वेन है और अम्बिलिकल वेन है। तो हमारी हार्ट ट्यूब आपने देख ली एम्ब्रियोनिक लाइफ में वो कैसे बन रही है, ठीक हो गया। अब इस हार्ट ट्यूब को हम आगे फर्दर लेके जाएंगे। इस हार्ट ट्यूब को मैंने आपको लास्ट टाइम लेक्चर में बताया था कि कौन कौन से हार्ट ट्यूब के पार्ट से कौन कौन सा स्ट्रक्चर डेवलप होता है, ठीक है। अब हम वो आपको मैंने कवर करवा दिया था। अब हम एट्रियल सेप्टेशन की तरफ आते हैं। जो हमारे एट्रिया है वो एक दूसरे से अलग कैसे होंगे, उनके दरमियान कौन कौन सी चीज़ें और कौन कौन से वॉल्स बनेंगी, ठीक है, उसकी तरफ मूव करते हैं, ठीक है। अब हम इस चीज़ को नोट्स ही देखेंगे, फिर हम फर्स्ट एड से इसको थोड़ा सा रीड करेंगे, ठीक है। चलिए जी, हम अब अपने नोट्स में सेप्टेशन वाले टॉपिक की तरफ आ गए। हार्ट डेवलपमेंट में हम पहले सेप्टेशन देखेंगे, किस किस की सेप्टेशन है, एट्रिया और वेंट्रिकल की सेप्टेशन है, ठीक है। फिर ये रही हमारी वही हार्ट ट्यूब, ठीक है। गौर करना है आपने हार्ट ट्यूब की तरफ, ठीक हो गया। ये हमारी हार्ट ट्यूब है और आपको मैंने पार्ट्स बताए हैं पहले। इस पार्ट्स में कौन कौन से नेम आ जाएंगे, ये है हमारा ट्रंकस आर्टेरियोसस, ठीक है। ये हमारा बल्बस कोर्डस, प्रिमिटिव वेंट्रिकल और ये हमारा प्रिमिटिव एट्रिया, ठीक है। तो हमारे एट्रिया कहाँ से डेवलप होने थे, प्रिमिटिव एट्रिया से, ठीक है। हमारे एट्रिया दोनों प्रिमिटिव एट्रिया से डेवलप होते हैं। तो हम भी यहाँ इस हार्ट टिप को यहाँ काट कर देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से स्टेप ऐसे हो रहे हैं जिसकी बेस पे हमारे एट्रिया जो हैं वो एक दूसरे से सेप्टेट हो जाते हैं, उसमें सेप्टेशन पाई जाती है, ठीक है। तो उस चीज़ को हम यहाँ से देखेंगे, इस हार्ट ट्यूब को यहाँ से कट करके, मतलब यहाँ से हमने इस हार्ट ट्यूब को कट किया है। तो मैं इसको यहाँ से जब कट किया है ना, ये हमारी हार्ट ट्यूब ऐसे हो जाएगी, ठीक है, ये इस वे से, ठीक है, इस तरह। तो मैं इसको इस व्यू से देखूंगा ऊपर वाली साइड से कि इसके अंदर क्या हो रहा है, जिसकी वजह से हमारा जो एट्रिया है वो एक दूसरे में उसमें सेप्टेशन पाई जाती है, ठीक है, वो एक दूसरे से अलग पाए जाते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं, तो सिंपल बात आपने पहले याद रखनी है, सिंपल सा कंसेप्ट है ये है। जो न्यूरोक्रस सेल है, ठीक है, वो माइग्रेट करते हैं, कहाँ से माइग्रेट करते हैं, एंडोकार्डियल क्वेश्चन से, ठीक है, ठीक है। तो जो हमारे न्यूरोक्लस सेल है असल में वो ही मेन चीज़ है जो इन सेप्टेशन में रोल प्ले करती है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने तो भाई ये देखना है जो हमारा एंडोकार्डियल क्वेश्चन है वो हमारा कैसे बन गया है, ठीक है। तो इस हार्ट टिप को जब मैंने ऊपर से काटा तो उसकी जो बैक वाली साइड है उसको हम पोस्टीरियर व्यू कह देंगे, फ्रंट वाली साइड को हम एंटीरियर व्यू कह देंगे, ठीक है। तो जो बैक वाली साइड है ये न्यूरोक्लस सेल वहाँ से माइग्रेट करेंगे, ठीक है। तो वहाँ से माइग्रेट करके ये बनाएंगे हमारे पास, यहाँ पे मूव करते हैं, ये देखें। तो ये हमारी हार्ट ट्यूब का पोस्टीरियर व्यू है, ये वाला पोस्टीरियर व्यू है, ठीक है। और ये एंटीरियर व्यू आ गया हमारा। तो ये पोस्टीरियर व्यू से न्यूरोक्रस सेल इस तरह डेवलपमेंट करवाएंगे, ठीक है, सेल्स की, ठीक है। और एंटीरियर व्यू से भी इस तरह डेवलपमेंट करवाएंगे सेल की। तो ये आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे के ऑपोजिट, एक दूसरे के आमने सामने मूव कर रहे हैं और फिर एक टाइम आएगा कि ये दोनों आपस में फ्यूज़ कर जाएंगे, ठीक हो गया। जब ये दोनों आपस में फ्यूज़ कर जाएंगे तो इस तरह का हमारे पास स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं जी एंडोकार्डियल कुशन, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को हम एंडोकार्डियल कुशन कहते हैं। तो ये हमारे जो एंडोकार्डियल कुशन है ये पहले दो बने थे, कौन सा, एक पोस्टीरियर जो पोस्टीरियर से बन रहा था और एक एंटीरियर जो एंटीरियर साइड से बन रहा है। तो पोस्टीरियर एंडोकार्डियल कुशन और एंटीरियर एंडोकार्डियल कुशन ये आपस में फ्यूज़ करेंगे और एक एंडोकार्डियल कुशन बना देंगे जिसको हम सेप्टम इंटरमीडियम भी कहते हैं। ये काफ़ी बुक्स में आपको लफ्ज़ लिखा हुआ नज़र आएगा, ठीक है। तो पहले तो भाई हमने ये देखना है अभी वो जो एंडोकार्डियल क्वेश्चन है वो कैसे बना है, ठीक है। अब फिर उस एंडोकार्डियल क्वेश्चन से हमारे पास कैसे सेप्टेशन हुई है और कैसे वाल्व की फॉर्मेशन हुई है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट पेज में जाएंगे और इस डायग्राम को फर्दर डिटेल में देखेंगे, ठीक है। अब जी मैं हार्ट को ओपन करके देख रहा हूँ। तो आपके पास ये था हमारे पास एंडोकार्डियल क्वेश्चन, ये है हमारे पास एंडोकार्डियल क्वेश्चन जो मैंने आपको अभी पीछे बताया कि वो कैसे बनेगा। अब इस एंडोकार्डियल क्वेश्चन से ये वाल्व बनेंगे, ये वाले वाल्व, ठीक है, ये वाल्व बनेंगे एंडोकार्डियल क्वेश्चन से। वही जो हमारे पास सेल थे न्यूरोक्रस सेल वो इन वाल्व की फॉर्मेशन में रोल प्ले करेंगे और बाद में इसका फर्दर स्ट्रक्चर कोडा टेंडिनी हो गया वो बनेगा, ठीक है। और जो पेपिलरी मसल से जाके अटैच हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद ये सेप्टेशन, ये वाली हमारे पास सेप्टेशन भी बनेगी इसी एंडोकार्डियल क्वेश्चन से, ठीक है। तो वाल्व कौन कौन से हमने देख लिया, वाल्व हमारे पास बनेंगे ये वाले, ठीक हो गया। ये हमारे पास होता है बाइकस्पिड वाल्व और ये हमारे पास होता है ट्राइकस्पिड वाल्व, ठीक है। तो ये कहाँ से बन रहे हैं हमारे पास एंडोकार्डियल क्वेश्चन से, ठीक है। ये वाले हमारे पास एंडोकार्डियल क्वेश्चन से बन रहे हैं, ठीक है, ट्राइकस्पिड और ये है हमारे पास बाइकस्पिड, ठीक है। अब हम सेप्टेशन की तरफ आते हैं। तो आपने वाल्व देख लिए वो कहाँ से बनेंगे, एंडोकार्डियल क्वेश्चन से बनेंगे, ठीक हो गया।
अब हम ज़रा थोड़ा सा आते हैं थ्योरी की तरफ। यहाँ पे सेप्टम इंटरमीडियम एंडोकार्डियल सेल, ठीक है, फ्रॉम दिस फॉर्म द वाल्व्स, ठीक है, मतलब कि वही न्यूरोक्रस सेल्स जिनकी बेस पे ये हमारे पास सेप्टम इंटरमीडियम बना है, तो यहीं से वही सेल माइग्रेट होके, तो उनको डिफरेंट नाम दे दिया, एंडोकार्डियल सेल्स का नाम दे दिया। वो यहाँ से माइग्रेट होके यहाँ पे हमारे पास वाल्व्स बनाएंगे, वाल्व्स का एंगुलर रिंग्स बनाएंगे और फ्लैप्स बनाएंगे, ठीक है, और कोर्डेट टेंडिनी का स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक होगा, ये हो गया। उसके बाद हम आर्टेरियल सेप्टेशन देखेंगे। तो इसमें 3-4 चीज़ें जो आपने याद रखनी है, मोस्टली स्टूडेंट्स भूल जाते हैं। तो सबसे पहले दीवार का मैं वर्ड यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो एट्रिया बनते किससे हैं? प्रिमिटिव एट्रिया से, ठीक हो गया। प्रिमिटिव एट्रिया किसका पार्ट है? हार्ट ट्यूब का पार्ट है। एक ये बात क्लियर होगी। सबसे पहले बनने वाला स्ट्रक्चर फ्रॉम द अपवर्ड साइड टूवर्ड्स द एंडोकार्डियल कुशन, मतलब ऊपर वाली साइड से जो एंडोकार्डियल कुशन की तरफ बढ़ेगा या जो अब बनना स्टार्ट हो जाएगा, इसको कहते हैं सेप्टम प्राइमम, ठीक है। तो पहला पार्ट कौन सा होगा? सेप्टम प्राइमम, ठीक हो गया। तो सेप्टम प्राइमम इस एंडोकार्डियल कुशन की तरफ मूव करेगा, लेकिन ये यहाँ तक सिर्फ मूव करेगा, ठीक हो गया। यहाँ तक मूव करने के बाद यहाँ पर एक होल क्रिएट होगा, ये वाला होल, जिसकी बेस पे ब्लड राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम की तरफ जाता रहेगा, ठीक हो गया। राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम की तरफ जाता रहेगा, ठीक है। तो ये जो हमारा पास होल है ना, इस होल को हम कह देंगे ओस्टियम प्राइमम, ठीक है, सिंपल, ये एक बात क्लियर होगी, ठीक हो गया। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद होगा जी कि अब इस डायग्राम में, नेक्स्ट डायग्राम में आ जाते हैं, ये वाली डायग्राम में, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम में क्या होगा? ये जो हमारे पास सेप्टम प्राइमम है ना, ये फ्यूज़ कर जाएगा एंडोकार्डियल कुशन के साथ। जब ये एंडोकार्डियल कुशन के साथ फ्यूज़ कर जाएगा, तो यहाँ पर जो सेल है ना, वो एक होल सेल डेथ स्टार्ट हो जाएगी, अपोप्टोसिस स्टार्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से यहाँ पे एक होल क्रिएट होगा, और इस होल को हम नाम दे देंगे तो वो पीछे वाला क्या था? ओस्टियम प्राइमम, तो ये हो जाएगा ओस्टियम सिकंडम। तो यहाँ पे कई बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि भाई सेप्टम प्राइमम है तो उसमें ओस्टियम प्राइमम होल होगा, तो सेप्टम सिकंडम है तो ओस्टियम सिकंडम होल सेप्टम सिकंडम में होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो जो ओस्टियम सिकंडम जिसको हम सुराख कहते हैं, वो सेप्टम प्राइमम में ही पाया जाएगा, ठीक है। लेकिन उसकी पोजीशन क्या होगी? अपवर्ड, अवे फ्रॉम द एंडोकार्डियल कुशन, ठीक है। अब ब्लड जो है हमारे पास कहाँ से चेंड करेगा? इस जो मैंने अब पीछे वर्ड बोला है, जो लाइन बोली, इसको फोकस करके आपने समझना है। तो ये राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम की तरफ मूव करता रहेगा। तो ये हो गया हमारे पास पहली दीवार बन गई भाई। दीवार में कौन कौन से सुराख हमने वो देख लिए। जो पहला सुराख डेवलप हुआ था ओस्टियम प्राइमम, जो दूसरा सुराख डेवलप हुआ था उसको हम कह देंगे ओस्टियम सिकंडम, ठीक होगी। ये बात यहाँ पे कवर होगी। थर्ड डायग्राम की तरफ मूव करते हैं। तो हमारी थर्ड डायग्राम में क्या चीज़ है? थर्ड डायग्राम में ये जो पहले होल बना है, ये मैंने आपको बता दिया क्या होल है, ओस्टियम सिकंडम, ठीक है। ये जो पहली दीवार बनी है इसका नाम है सेप्टम प्राइमम। अब हमारे पास एक और न्यू दीवार बनेगी, ठीक है। वो दीवार का नाम होगा पहली वाली दीवार, उसका नाम था सेप्टम प्राइमम। तो जो दूसरी दीवार बनेगी उसका नाम होगा सेप्टम सिकंडम, सिंपल सी बात। तो ये जो सेप्टम सिकंडम है, ये इस सुराख के इस तरह बनेगी कि ये इस सुराख को यहाँ से कवर कर देगी, ठीक हो गया। तो ये जब इस सुराख को कवर कर देगी ना, अब ज़रा ब्लड के राइट एट्रियम से यहाँ मूव करने वाला पाथवे आपने देखना, मैं भी आपको हाईलाइट करके शो करूँगा। इसको मूव करते हैं, तो ये देखना आपने पाथवे, ब्लड यहाँ से आया, इस सेप्टम सिकंडम के नीचे से होता हुआ इस होल में से इस तरह गुजर के जाएगा, ठीक हो गया। तो अब देखें, होल डायरेक्ट नहीं है, ब्लड ये जो दूसरी दीवार है, क्या नाम था इसका? सेप्टम सिकंडम। इसके नीचे से होता हुआ इस होल के बीच में से गुजर के लेफ्ट एट्रियम में आ रहा है। तो इस सुराख को नया नाम दे दिया जाता है, इसको हम कहते हैं फोरामेन ओवेल, ठीक है। अब ना ये फोरामेन ओवेल है, ठीक है। अब ये क्या है? ये एक ओस्टियम नहीं है, ये एक शंट है, जिसकी बेस पे ब्लड राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में जा रहा है, ठीक है। तो फोरामेन ओवेल क्या है, ये आपको समझ आ गई कि ये है हमारे पास फोरामेन ओवेल। अब जब बच्चा पैदा होता है, कुछ बच्चों में ये जब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, जब राइट एट्रियम का प्रेशर कम हो जाएगा, लेफ्ट एट्रियम का प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है, तो फोरामेन ओवेल क्लोज हो जाता है। वो कैसे क्लोज होता है वो भी देख लेते हैं। ये जो हमारे पास दूसरी दीवार बनी है भी, इसका मकसद क्या है, ठीक है, ये हमने देखना है। जो दूसरी दीवार हमारे पास बनी है ना, ये इस फोरामेन ओवेल को क्लोज कर देती है, ठीक है, फ्लैप होके इसको बंद कर देती है और फोसा वेलिस वाला स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है। ये जो शंट है, ये फोसा वेलिस वाले स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है।
अगर ये दीवार इस सुराख को बंद नहीं करती, सेप्टम सिकंडम, इस होल को, जिसको हम ओस्टियम सिकंडम कह रहे हैं, और ये दीवार जो पहले, इसको हम सेप्टम प्राइमम कह रहे हैं। अगर सेप्टम सिकंडम ओस्टियम सिकंडम को क्लोज नहीं करता, ठीक है, तो जो हमारे पास फोरामेन ओवेल है वो पेटेंट फोरामेन ओवेल कहलाएगा। क्या बात मैंने अभी की है। अगर हमारे पास राइट एट्रियम में बनने वाली, राइट एट्रियम की तरफ से बनने वाली जो सेकंड दूसरी दीवार है, इसका नाम है सेप्टम सिकंडम, अगर वो ओस्टियम सिकंडम है दूसरा सुराख, किसमें, सेप्टम प्राइमम में, उसको क्लोज नहीं करता, तो जो वो बनने वाला शंट है आफ्टर द बर्थ, इट विल बी कॉल्ड नॉट फोरामेन, इट विल बी कॉल्ड पेटेंट फोरामेन ओवेल, PFO। ठीक है, तो ये है हमारे पास पेटेंट फोरामेन ओवेल। ठीक है, अब पेटेंट फोरामेन ओवेल है, ये ASD नहीं के कहलाएगा, ये हमारे पास पेटेंट फोरामेन ओवेल की कंडीशन, जिसमें ब्लड राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में जा रहा है आफ्टर द बर्थ आल्सो। ठीक है, तो जब ब्लड राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम को जाएगा पेटेंट फोरामेन ओवेल की वजह से, ठीक है, तो जो छोटा सा बच्चा है, ठीक है, उसका पिंकिश कलर हो जाएगा, हम क्या है, उसको सियानोसिस वाली कंडीशन डेवलप हो जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारे पास एट्रियल सेप्टेशन, कि वो कैसे कैसे बन रही है। ठीक है, थोड़ा सा नोट्स को भी रीड कर लेते हैं यहाँ से, कि नोट्स में हमारे पास क्या कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हुई हैं। इधर आए, फोकस करें, ये वही चीज़ें लिखी हुई हैं जो मैंने आपको अभी बता दी हैं। सेप्टम सिकंडम क्या है, फोरामेन ओवेल क्या है, फॉर्मेशन क्या है। ठीक है, तो जब भी आपको रीड करेंगे ना, आपको ईजिली समझ आ जाएगी। ठीक है, तो ये 3-4 डायग्राम की बेस पे आपको ये चीज़ समझ आ गई हमारे पास, कि भाई एट्रियल सेप्टेशन कैसे होती है, और हमने देख लिया कि ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व की फॉर्मेशन कैसे होती है। ठीक हो गया, अब हम आते हैं वेंट्रिकुलर वेंट्रिकुलर सेप्टेशन की तरफ आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पे चलते हैं। तो ये हमारे पास वेंट्रिकुलर सेप्टेशन का टॉपिक, तो हमने वही चीज़ें हैं डायग्राम से समझनी है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। ये भी हमारा वेंट्रिकुलर सेप्टेशन। ठीक हो गया, अब वेंट्रिकुलर सेप्टेशन में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जिसकी बेस पे क्लिनिकल्स होते हैं। ठीक है, क्लिनिकली जो इंपॉर्टेंट भी हैं। हाँ, तो डायग्राम में फोकस करेंगे सबसे पहले, डायग्राम की तरफ आ जाते हैं। तो ये जी हमारा हार्ट। ठीक है, ये मैंने इस फेज़ में बनाया है, इस तरह आपको हार्ट बना के शो किया वो। ये जी, ये लेफ्ट एट्रियम, ये राइट एट्रियम है हमारे पास, लेफ्ट एट्रियम है, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये वाली मैं आपको सेप्टेशन बता रहा हूँ, ये कैसे सेप्टेशन होती है और ये कैसे सेप्टेशन हो रही है एक दूसरे। ठीक है, एम्ब्रियोनिक लाइफ में 28 दिनों के अंदर अंदर जो हार्ट बन रहा है, उसमें हार्ट के स्ट्रक्चर कैसे डेवलप हो रहे हैं। ठीक हो गया, हाँ चले जी। तो ये ऊपर वाला सीन हमारा खत्म हो गया। ठीक है, एट्रियल सेपरेशन खत्म हो गई, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व की फॉर्मेशन खत्म हो गई है, लेफ्ट एट्रियम अलग हो गया, राइट एट्रियम अलग हो गया। ठीक, अब राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ आते हैं। ठीक है, अच्छा जी, सबसे जो पहले दीवार बनेगी ना, मैं फिर वही दीवार का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, तो आपने फोकस रखें यहाँ पे। एक ही साइड से दोनों दीवारें बननी है, फ्रॉम ऑपोजिट टू ईच अदर। ठीक है, एक दीवार ये नीचे से बनना स्टार्ट होगी अपवर्ड डायरेक्शन में, और एक ये ऊपर से एंडोकार्डियल क्वेश्चन से बनना स्टार्ट होगी। ठीक हो गया, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, एक दीवार कहाँ से, नीचे से बनना स्टार्ट होगी फ्रॉम द एपेक्स रीजन, और एक ऊपर से बनना स्टार्ट होगी फ्रॉम द एंडोकार्डियल कुशन और इंटरमीडिएट सेप्टम। ठीक है, अगर मैं एंडोकार्डियल कुशन हूँ तब भी एक ही बात है, अगर मैं इंटरमीडिएट सेप्टम हूँ तब भी एक ही बात है। तो ये दो दीवारें मैं आपको डिफरेंट कलर में शो कर रहा हूँ। अब इन दो दीवारों के नाम क्या है। ठीक है, तो जी इन दो दीवारों के सिंपल से नेम है। ठीक है, जो हमारी एपेक्स से हमारी एपेक्स से होगी ना, तो एपेक्स रीजन लेफ्ट, एपेक्स आपने बस देन में भूलना नहीं है, मतलब जो हमारी एपेक्स है वो हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल के मसल्स ही हो सकते हैं, कार्डिक मसल ही हो सकते हैं। तो उसकी बेस पे उस दीवार का नाम क्या रख दिया, मस्कुलर पोर्शन ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। इंटरवेंट्रिकुलर, एक वेंट्रिकल को दूसरे वेंट्रिकल से अलहदा करने वाली दीवार को सेप्टम कहते हैं। ठीक है, तो और ये किस टाइप का सेप्टम है, मस्कुलर सेप्टम है। ठीक है, मस्कुलर पोर्शन ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, तो ये आपको नेम की समझ आ गई। और दूसरी जो ऊपर से बन रही है, जिसको मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर में ड्रा किया है, दिस विल बी द मेम्ब्रेनस पोर्शन ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, दिस विल बी मेम्ब्रेनस पोर्शन ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, अब मुझे आपने फोकस करके बताना है कि इन दोनों दीवारों में से कमज़ोर दीवार कौन सी होगी। अगर आपने एक दीवार को सीमेंट लगा के बनाया है, वो स्ट्रॉन्ग होगी, या एक को आपने सिंपल ईंटें लगा के खड़ा किया वो स्ट्रॉन्ग होगी। ज़ाहिर सी बात है जो सीमेंट वाली वो स्ट्रॉन्ग होगी। तो जो एपेक्स रीजन से मसल्स वाली दीवार है, मस्कुलर पोर्शन वाली दीवार है, वो स्ट्रॉन्ग होगी, और जो जो हमारी मेम्ब्रेनस है वो
वो उसमें डिफेक्ट आ सकता है, ठीक है। तो कभी भी क्लिनिकल वे में अगर इस हमेशा जो डिफेक्ट है ना वो मेम्ब्रेनस दीवार में आता है, ठीक है। वो उसमें रप्चर हो जाता है, ठीक है, और जिसकी वजह से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट वेंट्रिकल में जाता रहता है, और इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, और वी कॉल्ड एज VSD। आप वर्ड देखोगे आपके फर्स्ट एड में लिखा हुआ, ठीक है, VSD, तो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, ठीक हो गया। और ASD क्या है, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, जो मैंने आपको पीछे सेप्टेशन बताए हैं, जो दीवारें वहाँ पे मैंने आपको दो बताई हैं, अगर वो दोनों दीवारें सही ना बने तो वहाँ पे भी जो डिफेक्ट होगा उसको एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट कहेंगे। यहाँ पे अगर दीवारों में प्रॉब्लम आई है तो इस डिफेक्ट को वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट कहेंगे, ठीक हो गया। तो ये हमने ASD सेप्टेशन देख ली, वेंट्रिकुलर सेप्टेशन देख ली कि वो VSD की सेप्टेशन देख। अब हम इन्फ्लोट्रैक्स की तरफ आएंगे थोड़ा सा, जो हमारे पास राइट एट्रियम की तरफ आते हैं, ठीक है। तो इसकी डिटेल में ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने आप नोट्स में जो चीज़ें लिखी हैं आप वही देख लीजिएगा, इतना ये मुश्किल नहीं है। तो वही आपको फिर वही बात हम हार्ट ट्यूब को लेके आएंगे, ठीक है। जो मैंने आपको पहले हार्ट ट्यूब की बताया एम्ब्रियोनिक लाइफ में कैसे बनती है। हार्ट ट्यूब को पकड़ेंगे, ये हमारे पास उसका रीजन है, ये डायग्राम है हमारे पास, ठीक है। यहाँ से कट करेंगे भाई, यहाँ से मैं कट करता हूँ, साइनस विनोसिस वाला पार्ट है नीचे हमारे पास, यहाँ पे मैं इसको देखूँगा इस व्यू से। हमारे पास ये हमारे पास हार्ट ट्यूब है, ये इसके 3 रीजन है, ये इसके 3 पॉइंट है, मतलब यहाँ से 3 है, 3 वेन्स आ रही हैं अंदर, और यहाँ से 3 वेन्स अंदर आ रही हैं, ठीक है। ये हमारे पास आ गया राइट हॉर्न्स, ये हमारे पास आ गया लेफ्ट हॉर्न्स, ठीक हो गया। और ये हमारे पास साइनस विनोसिस का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने कुछ चीज़ें मेन यही याद रखनी है। इनपुट आपको पता है हमारे राइट एट्रियम में कौन कौन सी वेसल्स आके कनेक्ट होती हैं, इनपुट उसको कहते हैं, ठीक है। या इनफ्लो ट्रैक टू राइट एट्रियम में एक ही बात होगी। तो हमारे पास जो राइट हॉर्न्स और जो लेफ्ट हॉर्न्स है, ठीक है, इससे हमारे पास क्या बनेगा, ठीक है, इनपुट ऑफ ब्लड इनटू साइनस विनोसिस, ठीक है। हमारे पास एम्ब्रियोनिक लाइफ में इस जो ब्लड आ रहा है, जो अम्बिलिकल वेन लेके आ रही है, ठीक है, वो इन्फीरियर वेना केवा में आता है, ठीक है। वो जो इन्फीरियर वेना केवा है ना, वो इन्हीं से बनती है, ठीक हो गया। तो एम्ब्रियोनिक लाइफ में हमारे पास ब्लड इस राइट हॉर्न्स और लेफ्ट हॉर्न्स के अंदर आ रहा है, ठीक हो गया। एक बात यहाँ पे क्लियर हो जाती है। और तो ये है हमारे पास ब्लड का इनफ्लो, ठीक है, हमारी हार्ट ट्यूब में कहाँ से होगा, राइट हॉर्न से होगा और लेफ्ट हॉर्न से होगा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं राइट हॉर्न्स में हमारी कौन कौन सी वेन्स है। राइट हॉर्न्स और लेफ्ट हॉर्न्स में जो वेन्स होंगी उनका एक ही नाम है, ठीक है। तो वो वेन्स कौन कौन सी हैं, ठीक है, 3 वेन्स हैं, ठीक है। कौन कौन से नेम है उनके, कॉमन कार्डिनल वेन्स, इम्बिलिकल वेन्स और विटलाइन वेन्स, ठीक हो गया। जो इम्बिलिकल वेन हमारी वो डिजेनेट हो जाती है, ठीक है, और लेफ्ट हॉर्न्स है, हाँ, वो भी डिजेनेट हो जाता है और वो राइट हॉर्न्स के साथ फ्यूज़ कर जाता है, ठीक है। मतलब अगर ये हमारे पास इस तरह हैं, ये राइट हॉर्न्स है, ये लेफ्ट हॉर्न्स है, तो इम्बिलिकल वेन्स जो इधर आ रही है और जो इधर आ रही है ये डिजेनेट हो जाएगी। जो हमारा लेफ्ट हॉर्न्स है ना, लेफ्ट हॉर्न्स वो इसके साथ मिल जाएगा और सिंपली ये एक स्ट्रक्चर बना देंगे इस वे से, ठीक है। और ये इस तरह एक स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक हो गया। मैं डायग्राम में आपको शो कर देता हूँ इसको। तो ये देखें ज़रा, जो हमारे पास कौन कौन सी वेन्स है हमारे पास यहाँ पे, जो हमारे पास वेन्स है, एक इम्बिलिकल वेन्स जो है वो हमारे पास हो जाएंगी डिजेनेट, ये इम्बिलिकल वेन्स और ये इम्बिलिकल वेन्स, ठीक है। और हमारे पास लेफ्ट हॉर्न्स भी डिजेनेट होकर इसके साथ बाइंड कर जाएगा, हमारे पास जो रह जाएगा स्ट्रक्चर वो ये होगा, ठीक हो गया। उसमें कौन कौन सी होगी, एक कॉमन कार्डिनल वेन्स होंगी, ठीक हो गया, एक विटलाइन वेन्स होंगी, और जो ये हमारा लेफ्ट हॉर्न होगा डिजेनेट होगा इसके साथ मिल गया, ठीक है। अब हमारे पास 3 हिस्से आ गए। अब इन 3 हिस्सों से कौन कौन सा स्ट्रक्चर बनेंगे वो हम देख लेंगे, ठीक हो गया। हाँ, उस चीज़ पे आ जाते हैं थोड़ा सा, ये देखें। तो जी हमारा जो लेफ्ट हॉर्न्स है, लेफ्ट हॉर्न्स वो डिजेनेट होकर राइट हॉर्न के साथ मिल गया, ठीक है। अब साइनस विनोसिस जो है ना, गेट अब्जॉर्ब इनटू प्रिमिटिव एट्रिया, वो प्रिमिटिव एट्रिया में अब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक हो गया। मतलब वो प्रिमिटिव एट्रिया की तरफ थोड़ा सा मूव करेगा, ठीक है। जो लेफ्ट हॉर्न्स है हमारे पास, जो लेफ्ट हॉर्न्स होगा, लेफ्ट हॉर्न से हमारे पास कोरोनरी साइनस बनेगा, और क्या कहते हैं, जो हमारे पास ये राइट कॉमन कार्डिनल वेन्स है, इससे हमारे पास सुपीरियर वेना केवा बनेगी, ठीक हो गया। एक लेफ्ट हॉर्न जो हमारे पास राइट हॉर्न्स में डिजेनेट हुआ उससे हमारे पास क्या बन गया, कोरोनरी साइनस, और जो राइट कॉमन कार्डिनल वेन्स है उससे हमारे पास क्या बन गया, सुपीरियर वेना केवा। और पीछे कौन सी हमारे पास रहेगी, विटलाइन वेन्स, ठीक हो गया। जो विटलाइन वेन्स है उससे हमारे पास इन्फीरियर वेना केवा बन जाएगी,
ठीक हो गया। तो ये इनफ्लो ट्रैक्स हमारे पास राइट एट्रियम में कौन कौन से हैं, एक कोरोनरी साइनस, एक सुपीरियर वेना कावा, ठीक हो गया, और एक हमारे पास इन्फीरियर वेना कावा, ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट पेज की तरफ मूव करते हैं। आपने इनफ्लो ट्रैक्स भी देख लिया, उसकी डेवलपमेंट भी देख ली, जो राइट एट्रियम की तरफ आ रहे हैं, ठीक हो गया। तो ये विट्रोलेमेंस मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इन्फीरियर वेना कावा बन गई, ठीक है। तो अब हम आउटफ्लो ट्रैक की तरफ आते हैं। तो आउटफ्लो ट्रैक कौन कौन से हैं, हमारे पास पुल्मोनरी ट्रंक है और हमारे पास अयोटा है, ठीक है। अब मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा कि यहाँ पे ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपने समझनी है, ठीक है। इसमें डिफेक्ट आने की वजह से ना बहुत सी कंडीशन, टेट्राटोलॉजी और फैलेट वाली सिंड्रोम भी है, ठीक है, वो कंडीशन भी है। आप उसको भी पैथोलॉजी में देखोगे। ये जो कंजेनिटल अनोमलीज है ना, ASD BSD, टेट्राटोलॉजी और फैलेट, लेफ्ट टू राइट शंट प्रॉब्लम और राइट टू लेफ्ट शंट प्रॉब्लम, ठीक है। ये आपको मैं पैथोलॉजी में कवर कराऊंगा और इसको अच्छे से समझा दूंगा। फॉर राइट नाउ आप लोगों ने इस चीज़ को देखना है कि जो आउटफ्लो ट्रैक है ना हमारे पास, अयोटा और जो पुल्मोनरी ट्रंक है, ठीक है, वो हमारे पास कैसे एक दूसरे में कर्ल होके एक दूसरे की इनसाइड में से गुजर के जा रहे होते हैं, ठीक है। तो वही बात हमारे पास आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, वही हार्ट ट्यूब है और हार्ट ट्यूब के कौन से पोर्शन से हमारे पास आउटफ्लो ट्रैक बनने हैं, ठीक है। ट्रंकस आर्टेरियोसिस और बल्बर कॉर्डस, ठीक है, यहाँ से इससे हमारे पास आउटफ्लो ट्रैक बनने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने फोकस करना है। ये हमारे पास, अगर मैं जूम करूँ, ये मैंने एम्ब्रियोनिक लाइफ में जो छोटा सा हार्ट बन गया है अभी तक, वो आपको शो हो रहा है डायग्राम में। तो ये देखें, ये हमारे पास, मैं इस हार्ट को ऊपर से कट करता हूँ और इस रीजन से कट करता हूँ, ठीक हो गया। ये वाला हमारे पास ट्रंकस आर्टेरियोसिस है, ये हमारे पास बल्बस कॉर्डिस वाला रीजन है। तो जब मैं ऊपर से कट करूँगा और इस बल्बस कॉर्डिस के बिलो से कट करूँगा, तो मेरे पास इस वे से इस तरह एक पोर्शन ट्यूब का आ जाएगा। मैं देखूंगा भी इसके अंदर अंडरस्टैंडिंग के लिए इसके अंदर क्या हो रहा है, कौन सी डेवलपमेंट हो रही है, जिसकी बेस से हमारे पास अयोटा का एक डिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चर बन जाता है और पुल्मोनरी ट्रंक का डिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। इसको अब यहाँ पे आ जाए, वही न्यूरोक्रस सेल, ठीक हो गया। तो ये देखें, ये वही हमारे पास ट्रंकस आर्टेरियोसस, बल्बस कॉर्डस का रीजन, ठीक है। मैंने ट्यूब को ऊपर से जो कट किया था, तो ट्रंकस आर्टेरियोसस में इस साइड से डेवलपमेंट होगी। ये जो न्यूरोक्रस सेल है, ये यहाँ माइग्रेट करके यहाँ से डेवलपमेंट करवाना स्टार्ट करवा देंगे और इस साइड से डेवलपमेंट करवाना स्टार्ट करवा देंगे। ये अभी इधर से भी डेवलप होगा, इधर से भी डेवलप होगा, ठीक है। और इनको कह देंगे ट्रंकल रिज। कहाँ ये पाए बन कहाँ रहे हैं, ये हमारे पास ट्रंकस आर्टेरियोसस में बन रहे हैं, तो इनको हम कह देंगे ट्रंकल रिज। और नीचे वाली साइड से बल्बस कॉर्डिस यहाँ से बन रहा है और बल्बस कॉर्डिस में एक रिज यहाँ से बन रहा है, एक रिज यहाँ से बन रहा है, तो हम इसको बल्बर रिज कह देंगे क्योंकि ये बल्बस कॉर्डिस वाले रीजन में बन रहे हैं, ठीक है। और एक डॉट आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, ठीक है। ये किस तरह बन रहा है, ये इस वे से बन रहा है। अगर आपको मैं ऊपर से दिखाऊं ट्यूब के अंदर, तो ये इस वे से रिज बन रहे हैं। तो रिज कैसे बन रहे हैं ट्यूब के अंदर, एक रिज बन रहा है इस वे से, ठीक हो गया, इस वे में ट्यूब के अंदर, ठीक हो गया। और दूसरा रिज कैसे बन रहा है, वो बन रहा है इस वे से ट्यूब के अंदर। तो डेवलपमेंट करते करते जब ये एक दूसरे के करीब आएंगे ना, तो इनकी डेवलपमेंट की वजह से इसके अंदर स्पाइरल फॉर्मेशन और स्पाइरल कर्लिंग होगी, जिसकी बेस पे अयोटा एक डिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चर में बदल जाएगा, जो पुल्मोनरी ट्रंक है वो एक डिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चर में बदल जाएगा, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि भाई अगर मैं इसको रिमूव करूँ, ये देखें, ये रिज इस साइड को बन रहा है, ठीक है, ये रिज भी इस साइड को बन रहा है। ये एक चीज़ होगी हमारे पास, एक चीज़ समझ आ गई आपको, ठीक है। उसी वे से इसी चीज़ को समझना है, एक रिज हमारे पास इस साइड को भी बन रहा है, तो एक इस साइड को भी बन रहा है। जब ये एक दूसरे के करीब आएंगे ना, जब एक दूसरे की डेवलपमेंट करते करते करीब आएंगे, तो इनकी डेवलपमेंट की वजह से यहाँ से इस तरह स्पाइरल स्पाइरल मैं कह दूँ इस तरह ट्यूब के अंदर जो हमारी रोटेशन होगी ना, वो होगी इस वे से, ठीक है। ये इस तरह ट्यूब अंदर से रोटेट कर जाएगी। रोटेट करने की वजह से एक ये बैक पोर्शन हो जाएगा यहाँ से इस तरह, और एक ही इस तरह फ्रंट पोर्शन हो जाएगा ब्लड फ्लो का, ठीक है। तो ये दो कनाल्स बन जाएंगी, ठीक है। आपने बुक में इसका वर्ड सुना होगा इन कनाल्स का, इन कनाल्स का नाम क्या होगा। तो जैसे कि हम अब थोड़ा इसको नोट से देखते हैं। तो ये दो कनाल्स हैं, एक किस किस के दौरान, ठीक है। इन कनाल्स का नाम होगा ओर्टिको पुल्मोनरी सेप्टम, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएंगे ओर्टिको पुल्मोनरी सेप्टम, ठीक है। दो कैनाल्स बन जाएंगी, ठीक है, जो एक दूसरे को अलग अलग करेंगी, ठीक है। तो ओर्टिको पुल्मोनरी सेप्टम है हमारे पास। हम नेक्स्ट डायग्राम में इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये देखें, इस डायग्राम में अपना फोकस करना है।
तो हमारे पास कौन से ये 2 सेप्टम बन गए, ऑर्टिको प्लुमिनरी सेप्टम, ठीक है। तो अब यहाँ पे ब्लड का देखना है, जो राइट साइड, राइट हार्ट, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट साइड, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, वहाँ से ब्लड कैसे मूव करेगा, ठीक है। जब वो इन आउटफ्लो ट्रैक में इंटर होगा ना, पहले हम राइट हार्ट की बात करते हैं, तो आपने कुछ चीज़ें यहाँ रखनी है। राइट वेंट्रिकल से जैसे ही ब्लड इस ऑर्टिको प्लुमिनरी सेप्टम में इंटर होगा, वो कैसे इंटर होगा, एंटीरियरली इंटर होगा, ठीक हो गया। एक ये बात होगी, वो होगा हमारे पास एंटीरियरली इंटर, ठीक होगा। और एंटीरियरली इंटर होने के बाद वो इजैकुलेट होगा प्लुमिनरी ट्रंक से, ठीक है, फ्रॉम द टॉप, ठीक हो गया। फ्रॉम द टॉप दैट्स मीन, मैं आपको अगली डायग्राम में इसको शो भी करूँगा, ये जो नीचे वाली बनी हुई है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से हम राइट वेंट्रिकल की तरफ है, मूव एंटीरियरली ओवर द बॉटम पोर्शन ऑफ एट्रियो प्लुमिनरी सेप्टम, ठीक है, बॉटम से, सॉरी मैंने पहले टॉप का वर्ड यूज़ किया। तो ब्लड का फ्लो क्या है, इस आउटफ्लो ट्रैक से ब्लड का फ्लो कैसे होगा, जो राइट वेंट्रिकल से ब्लड मूव करेगा एंटीरियरली और इस ऑर्टिको प्लुमिनरी सेप्टम के बॉटम पोर्शन से मूव करेगा। इसका मतलब जो पुलमनरी ट्रंक है हमारे पास, वो अयोटा के नीचे आएगा, ठीक है। और एंटीरियरली ब्लड मूव कर रहा है, मतलब मैं आपको यहाँ पे डायग्राम में शो करता हूँ इस चीज़ को, तब आपको समझ आएगी। मतलब ब्लड यहाँ से मूव कर रहा है एंटीरियरली, मतलब जो हमारी अयोटा है वो इस पुलमनरी ट्रंक के नीचे चली जाएगी, और यहाँ से बॉटम मूव कर रहा है, जो अयोटा पुलमनरी ट्रंक के नीचे चलेगी। अब यहाँ से बॉटम मूव कर रहा है, मतलब हमारी जो पुलमनरी आर्टरीज हैं वो इस अयोटा के नीचे चली जाएंगी। तो स्टार्टिंग में आउटफ्लो ट्रैक पुलमनरी ट्रंक क्या होगा, अयोटा के ऊपर होगा, लेकिन बाद में वो पुलमनरी आर्टरीज अयोटा के नीचे से गुजर जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये राइट वेंट्रिकल के ब्लड फ्लो की बेस पे आपको ये समझ आएगी, जो हमारे पास डेवलपमेंट में पुलमनरी ट्रंक है वो पहले अयोटा के ऊपर से गुजरता है, बाद में आर्टरीज में जब डिवीजन होती है वो अयोटा के बॉटम पोर्शन से गुजर के चली जाती हैं। एक ये सीन क्लियर हो गया। उसके बाद हम लेफ़्ट साइड पे आ जाते हैं। लेफ़्ट साइड में क्या होगा, तो लेफ़्ट वेंट्रिकल में जब जो हमारे पास ब्लड है, ठीक है, वो यहाँ पे एंटीरियरली इंटर हुआ है, तो वहाँ पे क्या होगा, पोस्टीरियरली इंटर होगा। पोस्टीरियरली इंटर हुआ होगा और उस ट्रंक में से गुजरेगा कैसे, ऑर्टिको पुलमनरी सेप्टम में से कैसे गुजरेगा, वो टॉप, फ्रॉम द टॉप पार्ट ऑफ द ऑर्टिको पुलमनरी सेप्टम, ठीक है। अगर तो वो पोस्टीरियरली गुजरेगा, इसका मतलब जो हमारी स्टार्टिंग में अयोटा है, ठीक है, इसको अब मैं रेड से शो करता हूँ। जो अयोटा हमारी स्टार्टिंग में है यहाँ पे, ये पुलमनरी ट्रंक के नीचे आ जाएगी, ठीक आ गया, मतलब पोस्टीरियरली आ जाएगी। और फ्रॉम द टॉप ऑफ द पोर्शन, मतलब ये अयोटा इस पुलमनरी आर्टरीज के ऊपर से होके गुजरेगा। तो इस बेस में इस स्पाइरल कर्लिंग फॉर्मेशन की वजह से इस तरह का अयोटा और पुलमनरी आर्टरीज का स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। यहाँ पे आपको मैंने एक डायग्राम बनाई है, उसमें शो किया हुआ, ठीक है। तो ये वाला हमारे पास आउटफ्लो ट्रैक की डेवलपमेंट हमने देख ली, ठीक है। तो ये सिंपल से कंसेप्ट हैं, ठीक है, जो आपने ज़हन में रखने हैं। तो जब ये आप नोट्स भी पढ़ेंगे तो आपको ईज़िली ये सारी चीज़ समझ आ जाएगी। तो हमने अब हार्ट डेवलपमेंट में एट्रियल सब्सटेशन भी देख ली, ठीक हो गया। हमने क्या देख लिया, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल की फॉर्मेशन भी देख ली, एंडोकार्डियल क्वेश्चन कैसे बना है वो भी देख लिया हमने, वेंट्रिकुलर सब्सटेशन वो भी देख ली, और उसके बाद वेंट्रिकल से ब्लड किन ट्रैक के थ्रू, अयोटा ट्रैक कौन से है, वो अयोटा है और पुलमनरी ट्रंक है, हमने वो भी देख लिया कि वो एक दूसरे से कैसे डिफ्रेंशिएट होकर बनते हैं, और उनमें ये वाला स्ट्रक्चर किस तरह में हासिल होता है, जिसमें अयोटा जो राइट वेंट्रिकल से पुलमनरी ट्रंक निकल रहा है, वो उस पहले अयोटा के ऊपर होता है, बाद में उसकी पुलमनरी आर्टरी अयोटा के नीचे से होकर गुजरती हैं, लंग्स की तरफ जाती हैं। जो अयोटा है वो पहले पुलमनरी ट्रंक के नीचे से गुजरता है, बाद में वो दोनों पुलमनरी आर्टरीज के ऊपर से होकर गुजरता है। ये चीज़ भी आपको समझ आ गई। अब हमारे पास कौन से वाल्व रह गए हैं, हमारे पास सेमिल्यूनर वाल्व रह गए हैं, ठीक है। आपने ट्रैक तो बना लिया अयोटा पुलमनरी ट्रंक, उसमें सेमिल्यूनर वाल्व भी तो बनने हैं, वो भी हम देख लेते हैं। तो ये सेमिल्यूनर वाल्व की फॉर्मेशन देख लेते हैं, हेडिंग आपके सामने है। ये हमारे पास जी हमारे सेमिल्यूनर वाल्व, ठीक है। तो पहली बात, फिर वही बात, आपको पता होना चाहिए कि कौन से रीजन से हमारे पास सेमिल्यूनर वाल्व बनने हैं, वही हार्ट ट्यूब, वही हार्ट का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब ये देखिए, मैंने अब जो डायग्राम बनाई है इसमें मैंने आपको ये ट्रैक भी शो कर दिए हैं, ठीक है। इसको ज़रा, जो पुलमनरी ट्रंक है और वो, तो हमारे पास बनना किससे है, हमारे पास वही जो हमारे पास बल्बस कोर्डस वाला रीजन है, उसी से हमारे पास ये सेमिल्यूनर की वाल्व फॉर्मेशन हो जानी है, ठीक है। तो मैं इसी हार्ट को यहाँ से कट करूँगा बल्बस कोर्ड वाले रीजन के, और यहाँ से कट करूँगा फ्रॉम द बॉटम पोर्शन ऑफ द बल्बस कोर्डस, ठीक है। बॉटम पोर्शन बल्बस कोर्डस से इसकी फॉर्मेशन होगी। भाई इसके अंदर अब क्या हो रहा है, जो हमारे पास दो सेमिल्यूनर वाल्व बनेंगे, ठीक हो गया। थोड़ा सा इसको नोट से भी रीड कर लेते हैं।
क्रॉस सेक्शन एट बल्बस कॉर्डस एंड कोनिस कार्डिक्स जंक्शन, ठीक हो गया। कोनिस कार्डिक्स जंक्शन को मैंने पहले आपको वर्ड यूज़ कर दिया, बॉटम पोर्शन, ठीक है, डाउनवर्ड पोर्शन, तो उस पोर्शन को हम कोनिस कार्डिक्स कह देंगे, ठीक हो गया। न्यूरोक्रस्टल, फिर वही न्यूरोक्रस्टल, ठीक है, वो हमारे पास एंडोकार्डियल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो अब वही यही न्यूरोक्रस्टल है, ठीक है। अब इस बल्बस कॉर्डस को मैं बॉटम पोर्शन देख रहा हूँ बॉटम, इसके इस वाले पोर्शन से मैं अगर इसको हाईलाइट करूँ तो इस पोर्शन में, ठीक है, यहाँ से देख रहा हूँ। तो ऊपर से क्यों नहीं देख रहा भाई? ऊपर से तो भाई वो हमारे पास आउटफ्लो ट्रैक की स्पाइरल फॉर्मेशन की बेस पे हमारे पास अयोटा और पुलमोनरी ट्रंक नहीं बन गए, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको बॉटम पोर्शन से देख रहा हूँ, और बॉटम पोर्शन में मैं देखूँ कि भी वहाँ पे हमारे पास जो सेमिल्यूनर वाल्व है वो कैसे बनेंगे। फिर वही सीन होगा हमारे पास पोस्टीरियर साइड से और एंटीरियर साइड से, ठीक है, और राइट और लेफ़्ट साइड से 4 रिज बनेंगे, ठीक हो गया। न्यूरोक्रस्टल माइग्रेट करेंगे और 4 रिज यहाँ से बनाएंगे एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक हो गया। तो ये 4 रिज बनेंगे, ये एक चीज़ आपने देख ली। नेक्स्ट आ जाए, 4 रिज बनने के बाद ये जो हमारे पास ट्यूब है ना, यहाँ से थोड़ी सी रोटेट करेगी, जिसकी बेस पे यहाँ से थोड़ी सी मॉडिफिकेशन आएगी, और ये जो एक थी, ठीक हो गया, ये इस तरह मैं ड्राइंग को क्लियर करता हूँ, देन आपको समझ आएगी। ये इस तरह ये 2 बन गई हैं, ठीक हो गया। एक ये बन गई है और एक ये बन गई है, ठीक हो गया। तो रोटेशन के बाद फिर वहाँ पे सिंपल ये डायग्राम हमारे पास एक पोस्टीरियर बन जाएगी और एक इंटीरियर बन जाएगी। जो पोस्टीरियर होएगी उसको हम कह देंगे अयोटा सेमिल्यूनर वाल्व, जो इंटीरियर होएगी उसको हम पुलमोनरी ट्रंक और सेमिल्यूनर वाल्व कह देंगे, ठीक है। और जो राइट वेंट्रिकल आउटफ्लो ट्रैक की तरफ बनेगा, और ये जो पोस्टीरियर वाला है जिसको हम अयोटिक वाल्व कहते हैं, ये लेफ्ट वेंट्रिकल आउटफ्लो ट्रैक की तरफ बन जाएगा। तो यहाँ पे हमने हार्ट डेवलपमेंट में सेमिल्यूनर वाल्व की फॉर्मेशन भी देख ली, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा फर्स्ट ईयर से रीड कर लेते हैं, ठीक है। वहाँ पे मैं आपको वहाँ पे डायग्राम्स बनी हुई मैं आपको देख लेता हूँ, और जो क्लिनिकल्स है वहाँ पे कुछ लिखे हैं वो भी हम देखेंगे। चलिए हम अपने फर्स्ट एड की तरफ आ गए हैं, ठीक है। फर्स्ट एड में अब ये जब आप डायग्राम देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। तो हम फर्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में क्या है जी, हमारे पास पहली दीवार, क्या नाम था उसका? सेप्टम प्राइमम। और ये हमारे पास क्या है? एंडोकार्डियल कुशन। तो सेप्टम प्राइमम कहाँ से डेवलप होगी? फ्रॉम द अपवर्ड साइड, ठीक है। तो पहले स्टेप में सिंपल सिर्फ यही बात है, फ्रॉम द अपर साइड ये जो हमारे पास सेप्टम प्राइमम ये डेवलप होगी, और ये नीचे जो बनने वाला ये सुराख है इसको हम ओस्टियम प्राइमम कह देंगे। तो ये फर्स्ट डायग्राम आपको समझ आ गई। और ये किसकी तरफ बनेगी हमारे पास? ये हमारे पास बनेगी, ये हमारे पास एंडोकार्डियल कुशन की तरफ बन जाएगी दीवार, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास पहली डायग्राम क्लियर हो जाती है। अब नेक्स्ट डायग्राम की तरफ आते हैं, उसमें क्या बताया गया जी, देखिए जी। अब नेक्स्ट डायग्राम की तरफ आ गए हैं, ठीक है। अब यहाँ से इसको भी हाईलाइट कर लेते हैं। तो ये देखें, तो ये अब जो ये हमारे पास सेप्टम प्राइमम में ये ऐसे ऐसे एंडोकार्डियल कुशन के साथ बाइंड करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो ऊपर एक सुराख क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। दीवार के ऊपर भी एक सुराख क्रिएट हो जाएगा। इसको हम जो पहले नीचे वाला सुराख था उसको मैंने ओस्टियम प्राइमम कह दिया, तो ऊपर वाले को हम ओस्टियम सेकंडम कह देंगे। तो इस बात पे कंफ्यूज नहीं होना, मैंने पहले भी आपको बताया है। तो ये नीचे वाला ओस्टियम प्राइमम, ऊपर वाला ओस्टियम सेकंडम वाला पोर्शन, ठीक हो गया। तो सेकंड डायग्राम भी हमने देख लिया यहाँ पे। और हम नेक्स्ट डायग्राम में आते हैं, ये थर्ड वन में, ठीक। अब थर्ड वन में देखें दूसरी दीवार बनेगी, ठीक हो गया। जो दूसरी दीवार है वो किस साइड से बनेगी? राइट एट्रियम वाली साइड से बनेगी। तो राइट एट्रियम वाली साइड से इस तरह ये जो दीवार बन रही है, ठीक है, यह ऐसा ऐसा इस सुराख को कवर कर देगी, ठीक है। तो इस सुराख को कवर कर दी। आफ्टर बर्थ मैंने आपको बताया था जब ऑक्सीजनेशन स्टार्ट हो जाती है ब्लड की, तो राइट ये जो हमारा लेफ्ट एट्रियम है यहाँ पे ब्लड का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। ज़्यादा प्रेशर ऑफ ब्लड की वजह से जो हमारे पास सेप्टम प्राइमम जो पहली दीवार है ना, ये दूसरी दीवार के साथ बाइंड कर जाएगी और इस सुराख को बंद कर देगी, ठीक है। जब और इस सुराख का बंद होना ज़रूरी है, ठीक है। तो अगर मैं ड्राइंग को क्लियर करता हूँ आपको समझ आएगी। ये तो पहले सिंपल थर्ड डायग्राम में क्या है हमारे पास? सेप्टम सेकंडम यहाँ से दीवार बनना स्टार्ट हो गई है, जो इस ओस्टियम सेकंडम को बंद करेगी, ठीक हो गया। फोर्थ डायग्राम में आते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे फोरामेन वेल वाला आपको सीन नज़र आ जाएगा। तो यहाँ से क्या है कि जो हमारे पास सिकंडम है ना, सेप्टम सिकंडम, ये दीवार ऊपर से बन गई यहाँ तक, येलो में अगर नोटिस यहाँ तक बन गई है, ठीक है। जो ब्लड का पाथवे है ना यहाँ से मूव करने का, वो किस तरह है? ब्लड यहाँ से इस तरह करके मूव कर रहा है, इस दीवार के नीचे से होके इस सुराख से गुजर रहा है। तो इसी शंट को फोरामेन वेल कहते हैं, ठीक है। और इस शंट का आफ्टर बर्थ क्लोज होना ज़रूरी है, नहीं अगर क्लोज है तो ये पेटेंट फोरामेन वेल कहलाएगा, ठीक हो गया।
तो ये 4 डायग्राम भी यहाँ पे कवर होगी। तो 5th में आ जाते हैं। ये 5th में देखें कि फोरामेन वेल क्लोज हो गया है, ठीक है, आफ्टर द बर्थ। तो ये 5th डायग्राम आफ्टर द बर्थ वाली डायग्राम है, ठीक है, जिसमें आपका जो ये फोरामेन वेल है ना, ये हमारे पास क्लोज हो गया, ठीक है। ये देखें, अब थ्योरी ये 5 डायग्राम में आपको सिंपल अंडरस्टैंडिंग से समझ आ गई चीज़ कि ये कैसे हमारी दीवारें सेप्टेशन हो रही है एट्रिया की। यहाँ से थोड़ी रीडिंग कर लेते हैं। चलें जी, सेप्टम फर्स्ट डायग्राम में सेप्टम प्राइमम ग्रोस टुवर्ड्स एंडोकार्डियक जी, ओके, हमें समझ लगी है। नैरोइंग ओस्टियम प्राइमम, ठीक हो गया। जो मेरे पास ओस्टियम प्राइमम है वो आहिस्ता आहिस्ता तंग होना और बंद होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक हो गया, ये भी समझ आएगी। ओस्टियम सिकंडम फॉर्म्स इन द सेप्टम प्राइमम, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। जो हमारे पास ओस्टियम सिकंडम है वो ओस्टियम प्राइमम में बनेगा, बच्चे हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं इस जगह पे। ड्यू टू सेल डेथ अपोप्टोसिस, ठीक है। जो हमारे पास सेप्टम प्राइमम में मैंने आपको बताया था कि ऊपर वाली साइड से सेल डेथ स्टार्ट हो जाएगी, वह प्रोग्राम सेल डेथ, वो अपोप्टोसिस कहलाएगी, जिसकी बेस पे हमारे पास क्या होगा, ओस्टियम सिकंडम क्रिएट होगा। और कहाँ क्रिएट होगा, वो जो पहली दीवार बनी थी हमारे पास। अगर मैं यहाँ पे इस तरह डायग्राम में शो करूँ तो ये जो हमारे पास पहली दीवार बनी थी ये वाली, ठीक है, तो इसमें हमारे पास यहाँ करके, ठीक है, यहाँ पे सेल डेथ होगी और ओस्टियम सिकंडम बन जाएगा, ठीक है। नीचे जो हमारे पास था वो क्लोज होना स्टार्ट हो जाएगा ऐसे ऐसे, ठीक हो गया। तो ये चीज़ भी आपको सेकंड पॉइंट की भी समझ आ गई फर्स्ट स्टेट से। थर्ड पॉइंट, सेप्टम सिकंडम डेवलप ऑन द राइट साइड ऑफ द सेप्टम प्राइमम, ठीक है, ऑन द राइट साइड फ्रॉम इन द राइट एट्रियम एज ओस्टियम सिकंडम मेंटेन लेफ्ट राइट टू लेफ्ट शंट। उस राइट टू लेफ्ट शंट का नाम क्या है भाई, फोरामेन वेल है, ठीक हो गया। फोर्थ स्टेप पे आ जाते हैं, सेप्टम सिकंडम एक्सपेंड एंड कवर मोस्ट ऑफ ओस्टियम सिकंडम, द रेजिडुअल फोरामेन इज फोरामेन वेल, ठीक हो गया। फर्स्ट टाइम यही कहा गया जो सेप्टम सिकंडम है ना, वो ज़्यादातर ओस्टियम सिकंडम के पार्ट को कवर कर देता है, लेकिन फिर भी उस वहाँ पे थोड़े सुराख की वजह से ब्लड राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में जाता रहता है, जिस बेस पे उसको हम शंट कहते हैं। और शंट का नाम क्या है, फोरामेन वेल। और दिस रेजिडुअल फोरामेन इज फोरामेन वेल। तो आपको फोरामेन वेल भी समझ आ गया। हाँ, और फिफ्थ पॉइंट क्या है, रिमेनिंग पोर्शन ऑफ सेप्टम प्राइमम फॉर्म्स द वन वे वाल्व ऑफ फोरामेन वेल, ठीक है। जो रिमेनिंग पोर्शन है सेप्टम प्राइमम का है वो वन वे वाल्व बनाएगा, किसका, फोरामेन वेल का, ठीक है। मतलब उसी सुराख को वन वे वाल्व कह दिया गया है, ठीक है। जो सेप्टम प्राइमम वाला पोर्शन है वो, जो सेप्टम प्राइमम ओस्टियम सिकंडम वाला पोर्शन है वो रोल प्ले करेगा उस ब्लड को राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में शंट होने में, और उसी को वन वे वाल्व ऑफ फोरामेन वेल कह दिया गया। तो ये 5th पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया। हम 6 और 7 पॉइंट पे आते हैं। फ्रॉम द फर्स्ट स्टेट, तो 6 पॉइंट में क्या, सेप्टम प्राइमम क्लोजेस अगेन सेप्टम सिकंडम सीलिंग द फोरामेन वेल सून आफ्टर बर्थ बिकॉज ऑफ लेफ्ट एट्रियम प्रेशर एंड राइट एट्रियम प्रेशर चेंजेस, बिकॉज लेफ्ट एट्रियम प्रेशर इज हाई एंड राइट एट्रियम प्रेशर इज लो। तो पहले भी मैंने यही बात की, लेफ्ट एट्रियम में ज़्यादा प्रेशर होगा जिसकी वजह से दोनों दीवारें आपस में बाइंड कर जाएंगी और फोरामेन वेल क्लोज हो जाएगा। 7 पॉइंट क्या है, सेप्टम सिकंडम एंड सेप्टम प्राइमम फ्यूज ड्यूरिंग इन्फेंसी अर्ली चाइल्डहुड फॉर्मिंग द एट्रियल सेप्टम, ठीक हो गया। जो हमारे पास ये दोनों दीवारें हैं ये आपस में फ्यूज़ कर गई हैं और इन्होंने कौन सा सेप्टम बना दिया, एट्रियल सेप्टम बना दिया, इसको एक नया नाम दे दिया गया पेटर्न फोरामेन वेल। मैंने आपको अभी एक्सप्लेन कर दिया था, अगर ये सही से सील ना हो, जो हमारे पास दीवारें हैं वो बिल्कुल ठीक बने लेकिन वो दीवारें आपस में सही से बाइंड ना हो और फोरामेन वेल क्लोज ना हो, तो उस कंडीशन को पेटर्न फोरामेन वेल कहते हैं। कास्ड बाय फेलियर ऑफ सेप्टम प्राइमम एंड सेप्टम सिकंडम टू फ्यूज आफ्टर बर्थ, मतलब वो आपस में सही से फ्यूज़ नहीं हो रही, मोस्ट आर लेफ्ट अनट्रीटेड कैन लीड टू पैराडॉक्सिकल इम्बोलाई, ठीक है। मतलब अगर उस मरीज के वेनस इम्बोलाई है, जिसको हम पैराडॉक्सिकल इम्बोलाई भी कहते हैं, वो राइट एट्रियम में आ जाता है तो वो क्या करेगा, हाँ मैं इसको येलो से करता हूँ हाईलाइट, वो अगर राइट एट्रियम में आ जाता है तो वो क्या करेगा भाई, वो इसी जो जिसको बंद नहीं किया गया फोरामेन वेल को, वो थ्रोम्बस इस सुराख से गुजर के लेफ्ट एट्रियम में आएगा। अगर वो लेफ्ट एट्रियम में आ गया तो आपको पता है कि ब्लड सप्लाई पूरे सिस्टम्स में होती है, ठीक है। तो वो किसी भी आर्टरी को जाके अगर बंद कर देता है ना तो मरीज़ को इस्कीमिक प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास इसकी क्लिनिकल आ गई है। तो ASD ये भी मैंने आपको बताया था, अगर दीवारों में अब नॉर्मलिटी आ जाए तो हमारे पास ASD वाली कंडीशन होगी। जब हम डिफेक्ट करेंगे तब मैं आपको ASD की टाइप भी बताऊंगा। अगर प्राइमम वाली दीवार में प्रॉब्लम है तो वो प्राइमम में ASD है, अगर सिकंडम में है तो वो सिकंडम में ASD है, तो उस चीज़ को भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे ये कुछ पॉइंट थे जो आपने फर्स्ट ईयर से एट्रियल सेप्टेशन के क्लियर कर लिया, डायग्राम्स को भी समझ लिया, कार्डियक लूपिंग वाला सीन भी देख लिया। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं।
अब वेंट्रिकुलर सेप्टेशन, ठीक है। तो वेंट्रिकुलर में आपको वही बताया था, यहाँ पे एक डायग्राम में आपको दो चीज़ें इकट्ठी दिखाई गई हैं, तो आपने गौर करनी है इस चीज़ पे। जो मैंने आपको पहले बताया आउटफ्लो ट्रैक की फॉर्मेशन बताई थी, वो भी इन डायग्राम में शो की जा रही है, और जो मैंने आपको वेंट्रिकल सेप्टेशन वो भी इन्हीं डायग्राम में शो की जा रही है, ठीक है। तो सबसे पहले वेंट्रिकल सेप्टेशन देख लेते हैं। मैं इस डायग्राम को आपसे शो करता हूँ थर्ड वाली पे। ये देखें जी, ये नीचे ये मस्कुलर पोर्शन है, ठीक हो गया। ये ऊपर से मेम्ब्रेनस पोर्शन है, कहाँ से आ रहा है, ये एंडोकार्डियल कुशन से आ रहा है, ये आपस में बाइंड कर गए हैं, ठीक है। और ये हमारे पास एक अलहदा वेंट्रिकल हो गया और एक हमारे पास एक अलग वेंट्रिकल हो गया। तो एक चीज़ ये होगी, ठीक हो गया। ये हमारे पास वेंट्रिकल सेप्टेशन अलग हो गई है। और उसके बाद स्पाइरल फॉर्मेशन, मैंने आपको कहा था ट्रंकस, ये हमारे पास ट्रंकस आर्टेरियोसिस वाला रीजन है, ये हमारे पास बल्बस कोर्टिस वाला रीजन है, ये वाला, ठीक है। इन दोनों में मैंने हार्ट ट्यूब को काट के देखा था कि इसके अंदर कौन कौन सी फॉर्मेशन हो रही है। इसके अंदर इस तरह फॉर्मेशन हुई कि ये दोनों एक दूसरे में स्पाइरल फॉर्मेशन में मूव कर गए, इस तरह स्पाइरल फॉर्मेशन में, इस तरह। मैंने आपको ब्लड फ्लो भी बताया था, ठीक है। तो ये जब स्पाइरल फॉर्म में मूव करेंगे तो आउटफ्लो ट्रैक बनेंगे वेंट्रिकल्स के। लेफ्ट वेंट्रिकल आउटफ्लो ट्रैक है अयोटा, राइट वेंट्रिकल का है पुल्मोनरी ट्रंक, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपका यहाँ पे हो गया क्लियर। और यहाँ पे एट्रियोवेंट्रिकुलर कनाल्स का वर्ड यूज़ किया गया है, ठीक है। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम क्या कहते हैं, ओर्टिको पुल्मोनरी सेप्टम, ये ऊपर वाली देखेंगे तो दो सेप्टम बनेंगे, इसको कहेंगे ओर्टिको पुल्मोनरी सेप्टम, ठीक हो गया। और जो इन वेंट्रिकल्स को अलहदा करने वाली दीवार है, ठीक है, जो पहले इन दो फनल्स को अलहदा करेगी। अगर मैं इसको डायग्राम में आपको ड्रा करके दूँ, एक ये वाली और एक ये वाली, ठीक है, इन दोनों को जो अलहदा करेगी उसको हम क्या देते हैं, एट्रियोवेंट्रिकुलर कनाल, ठीक है। और जो क्या कहते हैं, एट्रिया को वेंट्रिकल से अलहदा कर रही है, ठीक है। वही जो वाल्व वगैरह बनेंगे जो मैंने आपको बताया था पहले। तो ये सीन हो गया हमारे पास वेंट्रिकल सेप्टेशन का, ठीक है। इसको थोड़ा सही कर लेते हैं यहाँ से, चलिए इसको क्लियर करते हैं जी, यहाँ पे आ जाएं, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 1 क्या है, मस्कुलर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम फॉर्म, ठीक हो गया। जो पहले मस्कुलर वाली लेयर बनेगी, ओपनिंग इज कॉल्ड इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन, दो वेंट्रिकुलर के दरमियान ओपनिंग को इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन कहते हैं। दो वेंट्रिकल के दरमियान है तो इंटरवेंट्रिकुलर, और सुराख है तो फोरामेन। सेकंड पॉइंट, ठीक हो गया। सेकंड पॉइंट क्या है, यहाँ पे बताया गया, ओर्टिको पुल्मोनरी septum rotate and fuse with the muscular ventricular septum to form membranous interventricular septum closing interventricular foramen। very important point, जो हमारे पास ओर्टिको वेंट्रिकुलर सेप्टम, जो मैंने आपको बताया था आउटफ्लो ट्रैक की फॉर्मेशन में, जो ओर्टिको वेंट्रिकुलर सेप्टम बनता है वो आपस में स्पाइरल फॉर्मेशन करेंगे, एस शेप, और रोटेट करेंगे एक दूसरे के साथ। जब वो एक दूसरे के साथ रोटेट करेंगे तो ये जो फोरामेन है, इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन है, वो इस फोरामेन को क्लोज कर देंगे और यहाँ पे कनेक्टिव कौन सा पोर्शन बनाएंगे, जो दो वेंट्रिकल्स को कौन सी सेकंड दीवार बनाएंगे जो दो वेंट्रिकल को एक दूसरे से अलग करेगी, मेम्ब्रेनस इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। कौन सा सेप्टम, मेम्ब्रेनस इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। तो यहाँ से आपको रीड करके और भी अच्छी चीज़ें और कंसेप्ट के बारे में पता चल रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास मेम्ब्रेनस इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम बनेगा, ठीक हो गया। उसके बाद थर्ड पॉइंट, ग्रोथ ऑफ एंडोकार्डियल क्वेश्चन सेपरेट एट्रिया एंड वेंट्रिकल, हाँ जी हमें समझ लगी इस चीज़ की भी, एंड कंट्रीब्यूट टू बोथ एट्रियल सेप्टेशन एंड मेम्ब्रेनस पोर्शन इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। वो जो एंडोकार्डियल क्वेश्चन है, ठीक है, उससे क्या कहते हैं, सेल्स की ग्रोथ होगी जो एट्रिया को वेंट्रिकल से अलहदा करेगा, ठीक है, और जो वहाँ पे वाल्व बनाएगा, ठीक हो गया। एक यहाँ पे अब ये हमने यहाँ पे देख लिया। अब हाँ, अब भी अगर इन दीवार में प्रॉब्लम हुई तो सुराख तो रहेगा वेंट्रिकल्स के दरमियान, तो उस सुराख को VSD कह देते हैं। ये आपको यहाँ पे क्लिनिकल्स भी है। मोस्ट कॉमन कंजेनिटल कार्डियक एनोमली यूजली अकर इन मेम्ब्रेनस पोर्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पहले भी कहा था कौन सी दीवार कमज़ोर है, मेम्ब्रेनस वाली कमज़ोर है, तो उसमें पंक्चर, उसमें रप्चर होगा तो VSD की कंडीशन कहलाएगी। तो ये मेरे पास VSD आ गई। अब नीचे चलते हैं, फर्स्ट नीचे वाले पॉइंट पे, आउटफ्लो ट्रैक ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है। वही मैंने आपको जो पहले बताया था, न्यूरल क्रस्टला माइग्रेट करेंगे, ट्रंक एंड बल्बर रीज बनेगा जो एक दूसरे का स्पाइरली फॉर्मेशन करके कौन सी सेप्टम बनाएंगे, ओर्टिको पुल्मोनरी सेप्टम बनाएंगे, ठीक हो गया। और ओर्टिको पुल्मोनरी सेप्टम जो असेंडिंग एयोर्टा और पुल्मोनरी ट्रंक के और जो हमारे पास आउटफ्लो ट्रैक है वो कौन कौन से, लेफ्ट वेंट्रिकल का अयोटा है, कौन सा असेंडिंग एयोटा है, असेंडिंग एयोटा के बाद अयोटिक आर्च आती है, फिर डिसेंडिंग एयोटा आता है, और इधर जो हमारे पास राइट वेंट्रिकल है उसका भी हमारे पास ये है पुल्मोनरी ट्रंक है। तो ये तुम्हारे आउटफ्लो ट्रैक है।
तो यहाँ अब अपने पैथोलॉजी भी यहाँ पे आनी है, ये चीज़ नोटिस करनी है। देखें कोनोट्रंकल एब्नॉर्मेलिटी, ठीक है, मतलब अगर ट्रंकल एब्नॉर्मेलिटी है या बल्बस कॉर्ड में एब्नॉर्मेलिटी है, ठीक है, तो क्या चीज़ होगी हमारे पास, फेलियर ऑफ न्यूरोक्रस सेल टू माइग्रेट, या न्यूरोक्रस सेल में माइग्रेट नहीं करते उस जगह पे, तो क्या होगा। ये 3 कंडीशन आपने याद रखनी है। तो ये हमारे पास एब्नॉर्मेलिटी है, ये पैथोलॉजी में बताऊँगा आपको। ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरी, टेट्राटोलॉजी ऑफ फेलस एंड PTA पेटेंट ट्रंकस आर्टेरियोसस और PDA पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस, इन दोनों में फ़र्क भी आपको बताया जाएगा। तो पेटेंट ट्रंकस आर्टेरियोसस क्या है, ठीक है, वो जो ट्रंकस आर्टेरियोसस वाला रीजन है ना, वो और आफ्टर बर्थ अगर वो स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन नहीं करवाता जो हार्ट के नॉर्मल स्ट्रक्चर उससे बनने चाहिए, तो उसको भी हम पेटेंट ट्रंकस आर्टेरियोसस कह देते हैं। ठीक हो गया। तो ये हमने थोड़ा सी इसकी एबनॉर्मेलिटीज़ देख ली। तो यहाँ पे देखें, अब आ जाए नीचे वाल्व डेवलपमेंट। मैंने आपको बताया एओर्टिक प्रिलिमिनरी वाल्व कहाँ से होते हैं, एंडोकार्डिक क्वेश्चन ऑफ आउटफ्लो ट्रैक, ठीक है। कौन सा रीजन, फ्रॉम द बॉटम पार्ट ऑफ द बल्बस कॉर्डिस, कोनिस कॉर्डिस। और उसके बाद मैंने आपको मीटर ट्राइकस्पिड वाल्व का ठीक है बताया, ड्राइव फ्रॉम फ्यूज एंडोकार्डियल क्वेश्चन ऑफ एट्रियो वेंट्रिकुलर कैनाल, ठीक है। तो और अब इसमें अबनॉर्मेलिटी सारी से बात है कौन कौन सी हो सकती हैं, या स्टीनोसिस हो जाएगी या रिगर्जिटेंट हो जाएगा। स्टीनोसिस वाला क्या है, जो आपका वाल्व है ना, डायग्राम बना के आपको बता देता हूँ। ये जो वाल्व है आपका, फर्ज करेंगे आपका वाल्व है, ठीक है, और इस तरह ये वाल्व की कस्प है, ठीक है। ये वाल्व क्लोज रहता है, ठीक है, जल्दी अगर ओपन होता है तो थोड़ा सा ओपन होता है, ठीक है। रिगर्जिटेट क्या है, ये हमारे पास वाल्व है, इसकी जो कस्प है ना इस तरह ओपन हो गई है, ठीक है, प्रेशर, ब्लड के प्रेशर की वजह से, ठीक ठीक है, इसलिए ब्लड बैकवर्ड मूव कर गया है वेंट्रिकल्स में, ठीक है, ठीक है, फ्रॉम द अयोटा। तो ये हमारे पास रिगर्जिटेंट की कंडीशन है। स्टीनोसिस में वाल्व क्लोज रहता है, ठीक है, ओपन नहीं होता जल्दी, ठीक है। तो अगर हमारे पास ये वेंट्रिकल है तो वेंट्रिकल में ब्लड का प्रेशर बढ़ जाएगा अगर ये स्टीनोसिस है। तो रिगर्जिटेंट क्या है, अगर अयोटा है ये हमारे पास, ठीक है, और ये हमारे पास वेंट्रिकल है। अगर मैं आपको क्लियर यहाँ पे करके बताता हूँ, फ़र्ज़ करें, हाँ जी, ये है हमारे पास अयोटा, ठीक हो गया। तो ये एट्रियम हमारे पास, ये हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल, ये है हमारे पास वाल्व, एक ये वाल्व है हमारे पास, ठीक हो गया। और मैंने कहा था इसकी कस्प अगर इस तरह हो जाती हैं, रिगर्जिटेट हो जाती हैं, तो ब्लड जो अयोटा में गया है वो यहाँ से बैकवर्ड मूव कर जाएगा, ठीक हो, इस तरह बैकवर्ड मूव कर जाएगा, यहाँ से इस तरह बैकवर्ड मूव कर जाएगा, रिगर्जिटेट कर जाएगा, ठीक हो गया। तो ये रिगर्जिटेशन है, वाल्व में प्रॉब्लम की वजह से रिगर्जिटेशन वाला फिनोमेना। और आपने ये हार्ट मर्मर्स हम करेंगे तो उसमें आपको ये डिफ्रेंशिएशन भी बताई जाएगी कि आपने स्टेथोस्कोप यूज़ करके हार्ट वाल्व को रिकॉग्नाइज करना होता है, ठीक है, ऑस्कल्टेट करना होता है मैनेजमेंट की कंडीशन में, ठीक हो गया। और इप्स्टाइन अनोमली डिस्प्लेस्ड वाल्व, ठीक है, जो वाल्व अगर आपके डिस्प्लेस हो जाएँ, ठीक है, ट्राइकस्प की जगह बाइकस्प बन जाए तो इसमें एब्स्टाइन अनोमलीज आ जाती है, ठीक हो गया। तो ये था हमारा टॉपिक हार्ट डेवलपमेंट का, जो हमने इसको यहाँ से भी कवर कर लिया, फर्स्ट एड से भी। और यहाँ पे एक हमारा छोटा सा टॉपिक है अयोटिक हार्ट डेरिवेटिव, ठीक है, ये इसको नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा आपको डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है, और इसके कुछ पॉइंट्स आपने याद रखने हैं, ठीक है। तो आज हमने कवर किया है हमारे यहाँ पे इस पोर्शन को ऑफ एम्ब्रियोलॉजी के, हार्ट डेवलपमेंट को कवर किया, नोट से आपको कंसेप्ट बताए हैं, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको ये वेंट्रिकल और हार्ट के सारे चैम्बर्स की डेवलपमेंट बताई है। ओटिक हार्ट डेरिवेटिव आपको कल थर्ड लेक्चर में, फोर्थ लेक्चर में आपको समझाएंगे, ठीक है, कि ओटी आर्च डेरिवेटिव में जो आर्टरीज वगैरह कैसे माने इस आगे फर्दर जो आउटफ्लो ट्रैक है वेंट्रिकल्स के, उससे आगे वो कैसे ड्राइव होती हैं, ठीक है। और हमने हार्ट एम्ब्रियोलॉजी भी कवर कर लिया, ठीक है, कार्डियोग्राफी इस डायग्राम में आपको शो हो जाएगी, कार्डियोग्राफी मैंने डिटेल में आपको बताया, और हमने फीटर सर्कुलेशन भी डिटेल में कर ली है, ठीक है। ऑलमोस्ट हमारी हार्ट की एम्ब्रियोलॉजी ख़त्म हो चुकी है, ठीक है, फिर एम्ब्रियोलॉजी के बाद एनाटॉमी की तरफ आएंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। हमारे पास हार्ट डेवलपमेंट का टॉपिक था, इसमें हमने कुछ चीज़ें पिछले लेक्चर्स की भी रिपीट की ताकि बच्चों को अच्छे से समझ आ जाए, और इस फर्स्ट एड से भी रीड किया, और नोट्स से भी हमने डायग्रामेटिकली हर चीज़ को समझा। तो नेक्स्ट लेक्चर हम एट्रिया और ओटिक आर्च के बारे में होगा, जिसमें हम देखेंगे कि भाई जो हमारी वो ओटिक आर्च है उससे कैसे वो हमारी आर्टरीज वगैरह डेवलप हो रही हैं हार्ट के साथ साथ ना,
क्योंकि हमारा सिस्टम क्या है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, तो भी थोड़ा सा वैस्कुलर की भी तो न्यूरोलॉजी देखनी है ना हमने, कि लेकिन हम चलेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट एड पे टॉपिक है ना, तो हम उसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे, ठीक है। मतलब अगर हम अब देखते हैं तो हमारे पास आर्टरीज़ की डेवलपमेंट भी है, हमारे पास वेन्स की डेवलपमेंट भी है, तो हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएँगे। हम आर्टरीज़ में जो हमारे पास फर्स्ट एम एओर्टिक आर्चेज़ लिखा हुआ है तो हम वहाँ तक ही रहेंगे, और उससे ही देखेंगे हमारे पास कौन-कौन सी बनती है और वो कैसे फ़रेंजियल आर्च आर्च से कनेक्ट होती हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, और इस लेक्चर को अच्छे से रिवाइज़ करके सुनिएगा और पिछले टॉपिक से रिलेट करके कवर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।